अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 59 स्टार्ट करते हैं जी, कैप 1 का। अच्छा जी, ये कुछ क्वेश्चन अंडर कंस्ट्रक्शन है आपकी रिवीजन। थोड़ी सी चीज़ें और भी इसमें ऐड कर सकता हूँ मैं, फ़िलहाल ज़रा राइटिंग भी साफ नहीं है, वो भी कर दूंगा। लेकिन ये कुछ टॉपिक्स हैं, बाकी अभी आगे चल रहा है काम, लेकिन फ़िलहाल आप उसको छोड़ें, रिवीजन तो शुरू करें ना। IS 16, IS 36, एक्रूअल और IS 23, इसके लिए रिवीजन के कुछ सबसे ज़्यादा रिवीजन IS 16 की है। तो ये आप पिक्चर ले लें, जो समझ ना आए वो फिर कल सही हो जाएगा। जैसे आखिरी में लिखा है कुरैशी स्टील लिमिटेड टेस्ट 4 का क्वेश्चन 1, तो ये असल में बस कोई गाड़ी में बैठे बैठे लिख रहा था कोई, वैसे तो इसको मैं सही से कर लूँगा। नहीं सही से कर लूँगा नोट, तो फिर कल दोबारा पिक्चर ले लीजिएगा, लेकिन अभी भी नज़र आ रहा है। रिवीजन शुरू कर दें, ठीक है जी। टेस्ट 12 को शुरू हो रहे हैं, 12 मंडे है, तो 13 ट्यूसडे, 14 वेडनेसडे, 15 थर्सडे, 16 फ्राइडे जी। 16 को आपका टर्म टेस्ट बनेगा, तो तब तक काफ़ी दिन है, इसलिए अच्छी रिवीजन करनी है ये। और मैं एक और बात बता दूं आपको, करेक्शन ऑफ एरर पे मेरे हिसाब से आज क्या दिन है? बुध है। जुमेरात, जुम्मा, मेरे ख्याल में 2 दिन, मैक्सिमम शायद हफ्ता भी लग जाए, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा। उसके बाद फिर मंडे से IS 1 शुरू हो जाएगा। IS 8 का भी शायद लेक्चर हो जाए, प्लीज़ सुन लें। तो टर्म टेस्ट के अंदर IS 1 तो होगा ही होगा। IS 1 स्टेट में चेन इक्विटी की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। स्टेट में चेन इक्विटी तो होगा ही होगा, IS 8 भी हो सकता है। तो ये रिवीजन इसलिए अच्छे तरीके से अभी से शुरू कर दें, और करेक्शन ऑफ एरर को साथ साथ एग्जाम लेवल पे रखना है, ठीक है ना। यानी जो अब हम पढ़ रहे हैं, करेक्शन ऑफ एरर हो गया, स्टेट में चेन इक्विटी आएगा आगे, वो 2 से 3 दिन, इसलिए उस पर 2 दिन ही लगते हैं वैसे तो, तीसरा दिन भी लगाकर हम उसको IS 8 में ले जाते हैं। अब वो स्टेटमेंट चेन इक्विटी जो बनाना सीखते हैं, वो IS 8 के तकरीबन हर सवाल में फिर बन रही होती है, तो वो अगले 6-7 दिन भी वो चलता ही रहता है, साथ ही स्टेटमेंट चेन इक्विटी का टॉपिक भी इकट्ठे हो जाते हैं, ठीक है ना, इंटीग्रेशन जिसको कहते हैं। तो आपने ये जो करेक्शन ऑफ एरर चल रहा है और जो अगले टॉपिक्स आने हैं, इनको साथ साथ एग्जाम लेवल पर रखना है, यानी कि आप बिल्कुल तैयार रखें इसको, और पिछले की रिवीजन स्टार्ट कर देंगे आप, ठीक है। चलें, इस वीक टेस्ट होगा सिर्फ करेक्शन ऑफ एरर का। भाई मिटाई कुछ नहीं आपने। अच्छा जी, अब क्वेश्चन 17 आपको दिया था होमवर्क में, कितने बच्चों ने इसको किया ट्राई? हाइब्रिड वाले नहीं हाथ खड़ा कर रहे, ट्राई कितनों ने किया जी? हाइब्रिड वाले अगली बार पढ़ना शुरू करेंगे, अगली बार फिजिकल में बैठ के पढ़ेंगे, अच्छे से अकाउंटिंग सीखेंगे। ऐसे ना करें बच्चों, आप लोग पढ़ना छोड़ा हुआ है हाइब्रिड वालों ने। ज़्यादा कम हो गया, ज़्यादा हो गया या कम हो गया यार? ये 23 पे करवा दो भाई, कर लो, खुद ही कर लिया करो। अच्छा जी, हम पास पेपर 17 को स्टार्ट करते हैं। हमने ये सॉल्व किया है। कल जूम मीटिंग के अंदर एक स्टूडेंट ने मुझे कहा कि सर जो आप कहते हैं ना, हम देखें कुछ पढ़ा ही नहीं आज, उससे बड़ी स्ट्रेस हो जाती है कि हम शायद कुछ पढ़ नहीं रहे। तो बच्चों, मैं मजाक करता हूँ, असल में मैं बेसिकली बच्चों को रिलैक्स करता हूँ कि वो ये जेन लेकर बैठें, नहीं नहीं कुछ नहीं पढ़ना, कुछ नहीं पढ़ना, और फिर आखिर में अच्छा खासा पढ़ लिया होता है हमने। तो इस वजह से मैं कह देता हूँ, बाकी सही नहीं है, बाकी ऐसा नहीं कहना चाहिए भाई, इसको 23 पे करवा दें। वो वैसे भी आपको कहा था कि अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र करने से नेमत बढ़ती है, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने एक 17 क्वेश्चन पूरा किया है, और अल्लाह का शुक्र है, ये काफ़ी अच्छा सवाल था, बड़ा सवाल था, ये किया है। उसके बाद फिर हमने इन्वेंट्री की रिवीजन भी थोड़ी सी स्टार्ट कर दी है। मैं बताऊँ आपको, वो ज़बरदस्ती किया वैसे मैंने, इसलिए कि अगर मैं इन्वेंट्री की रिवीजन स्टार्ट ना करता तो कल फिर मैंने जो 2 नए सवाल होमवर्क में दिए हैं, पास पेपर 18 और पास पेपर आई थिंक 15 में देख लेता हूँ अभी, सिद्दी ब्रदर्स वाला और मून मार्ट वाला, तो ये सवाल फिर मैंने कल करवाने लग जाने थे, और इन्वेंट्री फिर नीचे चला जाना था रिवीजन में, तो इसलिए मैंने ज़बरदस्ती इन्वेंट्री शुरू कर लिया है। तो कल का दिन इन्वेंट्री की रिवीजन प्लस एक आध क्वेश्चन में लगेगा, ठीक है। लेकिन ये मैक्सिमम अब 2 से, आज के अलावा आगे 2 से 3 दिन में हम इसको कंक्लूड कर जाएंगे इंशाल्लाह, ठीक है। चलें, इस सवाल को दोबारा हाथ खड़ा करिए, कितने बच्चों ने ट्राई किया? सबको 23 पे कर दो यार। कितने बच्चों ने ट्राई किया? हाइब्रिड में भी, हाइब्रिड बॉयज वाले, हाइब्रिड में कोई बच्चे नहीं सवाल करके आए हुए, हद होगी यार, 5-6 हाथ भी नहीं खड़े। गर्ल्स में कुछ बेहतर है। चले, सवाल की रिक्वायरमेंट थी सही बैलेंस शीट बना दो, यानी बैलेंस शीट गलत थी क्योंकि कुछ गलतियां आइडेंटिफाई हुई थी, जिसकी वजह से जो बैलेंस शीट के अंदर बैलेंसेस आ रहे हैं वो सारे के सारे गड़बड़ हो गए, तकरीबन सारे। अब साथ साथ होकर बैठे जी, स्टूडेंट साथ साथ होकर बैठे, टाइम ना जाया करें, टाइम से आया करें बच्चों। करेक्टेड स्टेटमेंट ऑफ
खामोश हो जाए, बिल्कुल चुप हो जाए, मैंने निकालना शुरू कर देना क्लास से। करेक्टेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनानी थी, लेकिन आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए सोल्यूशन, बेटा क्या डिस्टर्बेंस है यहां पे, आप लोगों के अंडरस्टैंडिंग के लिए सोल्यूशन के अंदर ये ओरिजिनल, रॉन्ग और रेक्टिफाइंग एंट्रीज भी हमने रखी हुई थी, ठीक है। तो इनकी रिक्वायरमेंट नहीं है, ये रिक्वायरमेंट में नहीं थी, डायरेक्ट आप कर सकते हैं अगर कोई एंट्री करना चाहें तो, ठीक है। अच्छा जी, अब रिक्वायरमेंट को एड्रेस करना सबसे पहला और जरूरी काम हुआ करता है। तो उन्होंने हमें कहा था सवाल में कि करेक्टेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बना दें, तो नलतर एस्टेब्लिशमेंट स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन करेक्टेड मैंने लिख दिया, ठीक है। इसके अंदर ईयर एंड भी बता दें यहां पर, फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2019 जी, एज ऑन, सॉरी। अच्छा जी, अब बैलेंस शीट आपके सामने है। इस बैलेंस शीट के अंदर जो फिगर्स हैं उन्हीं की करेक्शन करनी है, ठीक है। तो किसी भी तरह से शुरू कर लें आप, टॉप पे एसेट्स लिख लें, टॉप पे ये इक्विटी एंड लायबिलिटीज लिख लें, आपकी मर्जी है, ठीक है। एसेट साइड से ही उन्होंने लिखा होता तो मैंने भी वहीं से शुरू कर दिया। सबसे पहली चीज जो नजर आ रही है वो है फिक्स्ड एसेट्स और नेट नजर आ रहे हैं, यानी नेट ऑफ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अब अगर एक्यूमुलेशन अलग होता तो हम भी अलग रख लेते, ये याद रखना इस टॉपिक के लिए भी, और आगे भी जितने टॉपिक्स, कैश फ्लो का टॉपिक भी आ रहा है उसमें भी यही उसूल रखेंगे। अगर सवाल में उसने अलग दे दिए बैलेंसेस दोनों के तो हम अलग रख लेंगे, नहीं तो उन्होंने नेट किया हुआ तो हम भी नेट ही रखेंगे, ठीक है। ऐसे ही करंट एसेट्स होंगे। अब करंट एसेट्स में उसने कितने करंट एसेट्स दिए हुए थे सवाल के अंदर, 1 2 3 4, जिसमें से एक पे हमें एतराज भी हुआ था, लेकिन हम 4 से 5 लाइनें छोड़ देते हैं, ठीक है जी। और उसके बाद इक्विटी एंड लायबिलिटीज वाली साइड कर लेते हैं। इक्विटी एंड लायबिलिटीज की हेडिंग मैं नहीं दे रहा, जगह जरा इक्विटी एंड लायबिलिटी से पहली हेडिंग इक्विटी। इक्विटी के अंदर क्या आया करता है जी, ओपनिंग कैपिटल प्लस नेट प्रॉफिट लेस ड्राइंग्स। हमने सही वाला काम करना है, ठीक है, ड्राइंग्स। उसके बाद लायबिलिटीज की हेडिंग आ गई। लायबिलिटीज में करंट भी हो सकती है, नॉन करंट भी। सवाल के अंदर सिर्फ करंट लायबिलिटीज गिवन थी, तो बाहर जो चीज होगी गिवन वही लिख लेंगे। अब 1 बाय 1 हमने चीजों को लेकर चलना है। एडजस्टमेंट पढ़ेंगे और जो एडजस्टमेंट जिन चीजों को हिट कर रही होगी उनको भी साथ साथ सही करते चलेंगे, ठीक है। जैसे सबसे पहले एडजस्टमेंट पढ़ते हैं, फिर सवाल की तरफ आएंगे। यहां से फिर गलत बैलेंसेस तब उठाएंगे जब यहां से कोई चीज उसको हिट कर जाएगी और फिर टिक कर लेंगे, और एंड पे देख लेंगे सारे बैलेंसेस उठाए या नहीं उठाए, ठीक हो गया। शुरू करते हैं। सबसे पहले गुड्स कॉस्टिंग 5800 रिसीव्ड ऑन 31 दिसंबर 2019। इसका मतलब क्या है, अगर गुड्स 31 दिसंबर 19 पर रिसीव हो गई हैं तो इसका मतलब क्या है, हमारी परचेज है। ये तो डिसाइड हो गया कि ये हमारी परचेज है। डन। वर इंक्लूडेड इन ईयर एंड फिजिकल काउंट, जाहिर है आ गई हैं तो गिनती में भी आ गई हैं, ठीक है। ना होती गिनती में शामिल तो फिर मसला था, शामिल हो गई हैं तो ओके है। हाउएवर these goods were recorded in purchase day book on 5 जनवरी 20 on receipt of invoice। हमारी परचेज थी लेकिन हमारी परचेज में रिकॉर्ड नहीं हुई, यानी एंट्री होनी चाहिए थी परचेजेस डेबिट क्रेडिटर क्रेडिट, लेकिन एंट्री पास नहीं हुई। तो कर लेंगे, अब ये मैं यहां पे दिखा देता हूं आपको। होना चाहिए था परचेजेस डेबिट क्रेडिटर क्रेडिट 5800 से, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। नो एंट्रीज मेड, therefore we will pass this entry as purchase are recorded when goods are received लिखा हुआ था आपके लिए। ये सवाल की रिक्वायरमेंट नहीं है, इसलिए मैं इसको वहां पर लिख भी नहीं रहा कि आप कहीं, हाँ रफ वर्किंग में भी सिर्फ वो एंट्रीज करो जिनकी समझ ना आए, जो इजीली समझ आ जाए कोई जरूरत नहीं, जैसे ये थी, ठीक है, डायरेक्ट भी कर सकते थे। तो करना क्या है, परचेजेस डेबिट क्रेडिटर क्रेडिट। अब परचेजेस क्या होती हैं, एक्सपेंस। एक्सपेंस डेबिट हो रहा है मतलब बढ़ रहा है, तो प्रॉफिट कम होगा। कल एक रूल पढ़ाया था आपको, आपकी क्लास में उस तरफ लिखा था बोर्ड के, वो ये रूल था, इनकम बढ़े तो दूसरा रूल पढ़ाया था, मैं कहता वो मत लिखो, वो आगे जाके जरूरत पड़ने पर प्रॉफिट के हिसाब से देख लेंगे, ठीक है जी। इनकम बढ़े तो प्रॉफिट बढ़ता है, इनकम कम हो तो प्रॉफिट कम, एक्सपेंस बढ़े तो प्रॉफिट कम होता है, एक्सपेंस कम हो तो प्रॉफिट बढ़ता है। यहां पे इसलिए लिख लिया कि बाकी रूल्स भी यहीं पे लिख लेंगे जब जरूरत पड़े। IAS 8 की तैयारी यहीं से चल रही है, ये सिर्फ रेक्टिफिकेशन का टॉपिक नहीं है, ये हर टॉपिक में आता है। और ये जो प्रॉफिट का बढ़ना कम होना है, ये IAS 8 के अंदर बहुत ज्यादा यूज होने वाला काम है, जो हम अभी से ही शुरू कर चुके हैं। तो हम बेसिकली ये 3 टॉपिक्स इकट्ठे ही होते हैं तकरीबन, रेक्टिफिकेशन, इक्विटी और साथ IAS 8। तो ये इकट्ठी इनकी तैयारी चल रही है, अभी से चल रही है। जैसे बंच करके पढ़ते हैं ना हम, पहले 6 टॉपिक्स बंच में थे, फिर इसके बाद ये 3, इस तरह से ही चल रहा है काम, ठीक है। अच्छा, अब रेक्टिफाइंग एंट्री के अंदर हमारी रेक्टिफाइंग एंट्री क्या हुई है, परचेजेज डेबिट क्रेडिटर क्रेडिट, परचेजेज डेबिट क्रेडिटर क्रेडिट।
परचेज डेबिट होने का मतलब एक्सपेंस, परचेज इज एन एक्सपेंस, एक्सपेंस बढ़ रहा है, एक्सपेंस के बढ़ने से प्रॉफिट ने कम होना है। इसका मतलब भाई प्रॉफिट साहब आप तो सही नहीं है। उन्होंने जो प्रॉफिट निकाल के यहां रखा है उसमें तो ये मैटर आइडेंटिफाई बाद में हुआ है, ये नहीं हुआ। इसका मतलब आपने जो प्रॉफिट लेना होगा वो प्रॉफिट बैलेंस शीट में नजर आ रहा है वो वाला नहीं है जो उन्होंने प्रॉफिट लॉस बनाकर निकाल के उसमें ऐड किया हुआ है। आपको उसमें करेक्शंस करनी पड़ेंगी। तो मैंने आपको कहा था कि प्रॉफिट की एडजस्टमेंट भी करवाता है दो तरह से। गलत प्रॉफिट देकर कहेगा एडजस्टेड निकाल दो, या कहेगा इम्पैक्ट बता दो। कल वाले सवाल में हमने देखा था नेट में इम्पैक्ट क्या पड़ता है, ठीक है। और आज वाले सवाल में हमारी जरूरत दूसरी है। हमने यहां पे प्रॉफिट को प्रेजेंट करना है, नेट प्रॉफिट को। तो वो नेट प्रॉफिट कौन सा होगा, गलत वाला या सही वाला? तो हमें यहां पर जरूरत महसूस हुई कि प्रॉफिट तो एडजस्टेड होना चाहिए। तो हमने एक वर्किंग ओपन कर लेनी है जिसमें हम एडजस्टेड प्रॉफिट निकालेंगे। और जो सवाल में बैलेंस शीट के फेस पर नजर आ रहा है, जो उन्होंने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना के कैलकुलेट करके इधर ऐड किया है, वो क्या बन गया? पहली एडजस्टमेंट नहीं बता दिया कि वो अनएडजस्टेड है, क्योंकि एक चीज उसको जाकर हिट कर रही है। चाहे कोई और एडजस्टमेंट ना भी हिट करे, पहली ही एडजस्टमेंट वैसे वो अनएडजस्टेड हो गया ना, ठीक है। तो फिर ये प्रॉफिट फॉर द ईयर 9360 ये अनएडजस्टेड है 9360। अब इसमें हम एडजस्टमेंट करते जाएंगे, ठीक है, और सही कर लेंगे इसको। दूसरी चीज जो इस करेक्टिंग एंट्री के अंदर हिट हो रही है वो है क्रेडिटर्स। बोलो क्या एंट्री कर दी हमने? परचेजेज डेबिट क्रेडिट, यानी परचेज डेबिट होनी थी, नहीं हुई, प्रॉफिट को इंपैक्ट डालेगी। क्रेडिटर्स क्रेडिट होने थे, नहीं हुए, इसका मतलब बैलेंस शीट में नजर आने वाले ये ट्रेड पेबल्स, क्रेडिटर्स, ट्रेड पेबल्स किसे कहते हैं? क्रेडिटर्स को। तो ये क्रेडिटर्स भी इसका मतलब गलत है, ठीक है। अब ये काम आपको सिखाया था शुरू में ही कि अनएडजस्टेड बैलेंसेस हैं, ठीक है। अब लायबिलिटी सिर्फ करंट ही गिवन है, नॉन करंट सवाल में गिवन नहीं थी। तो क्रेडिटर्स नहीं बल्कि वही नाम लिख देते हैं जो उन्होंने लिखा हुआ, ट्रेड। अब दो तरीके हैं जी, मैं आपको दूसरा तरीका बता देता हूं, लेकिन वो लगाना नहीं है। जो पहले सिखाया था वो बचपन का तरीका था, उसमें टाइम जाया होता है। वो क्या तरीका है? वो तरीका ये है कि हम एडजस्टेड क्रेडिटर्स या ट्रेड पेबल, जो नाम लिखा हुआ लिख दो, एडजस्टेड ट्रेड पेबल्स का अकाउंट ओपन करें। और जो बैलेंस शीट में उन्होंने ट्रेड क्रेडिटर्स बताए हुए हैं, ट्रेड पेबल्स 17332, वो गलत हो गए। गलत हो गए नहीं हो गए, क्योंकि रेक्टिफाइंग एंट्री उनको हिट कर रही है, तो ये गलत हो गए। तो मैंने कहा अनएडजस्टेड कैरी डाउन 17332। अब मैं रेक्टिफाइंग एंट्री पास करने लगा, ठीक है। जो हमने कहा था होना था, नहीं हुआ, कर ले। एरर ऑफ ओमिशन है। क्या एंट्री हुई? परचेजेज डेबिट। ये देखें भाग भाग के सवाल, आज मैं ज्यादा काम कर रहा हूं, भाग भाग के सवाल कर रहा हूं जी। परचेजेज डेबिट क्रेडिटर, भाई पढ़ाने की स्पीड तो इतनी रहेगी, वैसे मैं भाग लूंगा, ठीक है। अच्छा जी, परचेजेज डेबिट क्रेडिटर क्रेडिट, ये करना है हमने। तो परचेजेज डेबिट, परचेज बढ़ गई, एक्सपेंस बढ़ गया, एक्सपेंस के बढ़ने से प्रॉफिट, तो ये एक्सपेंस का बढ़ना, अब एक्सपेंस में नहीं बढ़ा सकते, प्रॉफिट लॉस हमारे पास नहीं है, उसका इंपैक्ट हमने सोचना है प्रॉफिट पे। तो परचेज एंड एक्सपेंस, एक्सपेंस डेबिट हो रहा है मतलब बढ़ रहा है, तो एक्सपेंस के बढ़ने से प्रॉफिट कम हो जाएगा। आगे कुछ लिखना नहीं है, बस एडजस्टमेंट 1 लिखना। कितना? सही 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 चोट लगी प्रॉफिट को। ये ठीक हो गया। दूसरा इंपैक्ट ये हो गया परचेज डेबिट, परचेज का डेबिट होना, प्रॉफिट पे इंपैक्ट दिखाया, परचेज डेबिट। और क्रेडिटर क्रेडिट 5800, यहां पे एडजस्टमेंट नंबर 1 लिख लिया। लेकिन मेरा मशवरा कि इस काम को अवॉइड कर लें अगर कर सकें तो, क्योंकि इसमें टाइम जाया होता है, ठीक है। आपने पहले अनएडजस्टेड अकाउंट ओपन करना है, फिर उसके बाद आपने उसमें अनएडजस्टेड फिगर लिखनी है, फिर उसमें एडजस्टमेंट करनी है। उससे बेहतर क्या है, आप ब्रैकेट्स में इस काम को करें। ना समझ आए तो ये मैं साथ में बता दूंगा, आपको कर लेना, लेकिन समझ आएगा। और आईकैप कभी भी लेजर नहीं बनाता, आईकैप तो करता ही ब्रैकेट्स में, ठीक है। अब हमने क्या करना है, ये जो अनएडजस्टेड बैलेंस है ना, ये हमने यहां पर लिख लेना है। मैं डिफरेंट कलर से लिखता हूं, 17332, तुम तो हो अनएडजस्टेड, ये लिख लिया हमने। मैंने लेजर नहीं ओपन किया, ठीक है। अब रेक्टिफाइंग एंट्री, भाग भाग के सवाल हो रहे। परचेजेज डेबिट क्रेडिटर क्रेडिट, परचेजेज इज एन एक्सपेंस, एक्सपेंस डेबिट मतलब बढ़ गया, एक्सपेंस का बढ़ना तो प्रॉफिट की कमी, ये 5800, ये एक्सपेंस का डेबिट दिखा दिया। और क्रेडिटर क्रेडिट, अब क्रेडिटर की नेचर क्या है? क्रेडिटर की नेचर क्रेडिट है, तो क्रेडिट होने का मतलब बढ़ेगा, तो क्रेडिटर को बढ़ा दो 5800। तो बेटा यही तो किया था यहां पे, 17332 में 5800 ऐड हो रहा था, 17332 में 5800 ऐड हो गया। तो ये काम वक्त भी बचाएगा, आसान भी है। एग्जामिनर, मैं कह रहा हूं आईकैप खुद भी ऐसे ही करता है। और ये डेबिट क्रेडिट दिखा तो रहे हैं, हमने डबल एंट्री दिखाई है उनको, परचेजेस डेबिट क्रेडिटर, ये डबल एंट्री तो हो रही है। हाँ समझ गए हो? तो इस अप्रोच पे चलेंगे, इससे वक्त बचेगा, ठीक है। और जिसको ये समझ ना आए, परेशान हो रहा हो, वो अकाउंट ओपन करे, अनएडजस्टेड लिखे और वहां से एडजस्टेड बैलेंस निकाल के फिर यहां पर ले आए। हम इसको प्लस माइनस करके भी एडजस्टेड बैलेंस ही लिखेंगे ना यहाँ पे, ठीक है। क्लियर है? चल
ये अप्रोच होगी हमारी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहां तक को मसला एडजस्टमेंट 1 हो गई। अच्छा इधर से देखो, हमने इस बैलेंस को उठा लिया और इस बैलेंस को भी उठा लिया, दोनों अनएडजस्टेड थे, ठीक है ना। ये दो बैलेंसेस अब उठ चुके हैं। चलते हैं आगे। पॉइंट 2 ईयर एंड। मैंने कहा था ये एडजस्टमेंट्स आप देखोगे मोर और लेस हर सवाल में ये एडजस्टमेंट्स रिपीट हो रही होती हैं। ये वो नंबर होते हैं जो मुफ्त के होते हैं और बाकी मुश्किल एडजस्टमेंट्स भी हो जाती हैं। क्या कह रहा है, आसपास वालों को जगा लें। ईयर एंड फिजिकल काउंट शीट। ये फिजिकल काउंट शीट क्या होती है ये भी किसी वक्त बता दूंगा, फिलहाल छोड़ें, काम चल रहा है अभी। ईयर एंड की फिजिकल काउंट शीट में थर्ड पार्टी स्टॉक 1320 का शामिल हो गया है। सही है गलत है? हमारा स्टॉक नहीं है, स्टॉक में शामिल हो गया है। तो सही करने के लिए क्या करेंगे? अच्छा अब इसका ना मैंने आपको एक तरीका सिखाया था। तरीका क्या सिखाया था? स्टॉक देखो सही करना है कम करके या बढ़ा के। किसी का स्टॉक हमारे स्टॉक में आ गया तो स्टॉक को क्या कर दो? कम। तो स्टॉक क्रेडिट। दूसरा इंपैक्ट डाल दो कॉस्ट ऑफ सेल्स को, ठीक है। कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट और स्टॉक क्रेडिट 1320। ये वो शॉर्टकट है जो मैंने आपको कहा था हमेशा लग जाएगा, टाइम भी बचाएगा, ठीक है। अब डाटा यहां पे पूरा गिवन था, डाटा पूरा अवेलेबल है। आप चाहें तो ओरिजिनल रॉन्ग भी कर सकते हैं। कैसे? उन्होंने स्टॉक कितना रिकॉर्ड किया हुआ है? 15320, यानी पीरियोडिक सिस्टम है ना। नीचे एंड पे देखो उन्होंने क्या लिखा हुआ था, एनई यूजेज पीरियोडिक स्टॉक मेथड। पीरियोडिक सिस्टम यूज कर रहे हैं। तो पीरियोडिक सिस्टम में ईयर एंड पर फिजिकल काउंट करके स्टॉक को एक एंट्री पास की जाती है। अब ये बात कल पे ही चली गई है, आज सिर्फ कॉस्ट कार्ड मैंने बनाया। तो कल इंशाल्लाह आपको पीरियोडिक परपेचुअल सिस्टम की दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स बताऊंगा, वहां पे एंट्रीज भी करेंगे इंशाल्लाह। तो पीरियोडिक सिस्टम में क्लोजिंग स्टॉक फिजिकल काउंट से निकालते हैं, उसको रेट से मल्टीप्लाई करके वैल्यू निकाल के हम एक एंट्री पास करते हैं स्टॉक डेबिट, बैलेंस शीट में स्टॉक डेबिट और कॉस्ट ऑफ सेल्स क्रेडिट। यानी हमने एंट्री क्या की हुई है? स्टॉक डेबिट कॉस्ट ऑफ सेल क्रेडिट 15320 से। लेकिन ये रॉन्ग है बेटा, क्योंकि इसके अंदर 1320 किसी और का शामिल है। यानी ओरिजिनल एंट्री होनी चाहिए थी, 1320 इसमें से निकाल दे तो बचता है 14000 बचता है ना। 15320 में से 1320 माइनस करें 14000। यानी ओरिजिनल एंट्री होनी चाहिए थी स्टॉक डेबिट कॉस्ट ऑफ सेल क्रेडिट 14000 से होना ये चाहिए था। हो गया स्टॉक डेबिट कॉस्ट ऑफ सेल क्रेडिट 15320 से। अब सही करना है तो इधर देखो, स्टॉक डेबिट होना था 14 से, हो गया 15320 से, ज्यादा डेबिट हो गया, सही करने के लिए क्रेडिट कर दो। कॉस्ट ऑफ सेल क्रेडिट होना था 14 से, ज्यादा क्रेडिट हो गया तो सही करने के लिए डेबिट कर दो 1320 से। तो अल्टीमेटली देखो तो हम वही नहीं पहुंच गए। ये कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट स्टॉक क्रेडिट 1320, कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट स्टॉक क्रेडिट 1320। तो मैं तो ये कहूंगा कि सॉल्यूशन में जाके भी इसको यूं करके काट दें कि हम नहीं ऐसे करेंगे, हमें जरूरत नहीं है, टाइम जाया करने वाली बात है। ये एंट्री भी डायरेक्ट सोचकर डायरेक्ट बैलेंस शीट में लिख सकते थे, रेक्टिफाइंग एंट्रीज भी नहीं मांगी हुई थी। ये भी जो है ना टाइम सेविंग एंट्री थी, ठीक है। तो ये एंट्री हमने डायरेक्ट सोच ली, कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट स्टॉक क्रेडिट, ऐसे ही है बच्चों। तो ये एंट्री अब पोस्ट करवानी है आपने। कॉस्ट ऑफ सेल क्या है? एक्सपेंस है। एक्सपेंस बढ़ रहा है तो एक्सपेंस के बढ़ने से प्रॉफिट कम। और दूसरी बात, स्टॉक हिट हो रहा है तो ये जो स्टॉक है ये फिर अनएडजस्टेड है। ये क्या है? तो इसको भी उठाकर ले आओ। आजा भाई, इसको येलो तो कर दें। ये फिगर हमने पिक कर दी, भाग्य में आया और हमने इसको येलो कर लिया। भाग्य में गया और यहां पे मैंने करंट एसेट्स में स्टॉक लिख लिया जी। ये स्टॉक जो है कितना? 15320। ये गलत है तो वो करते हैं, अब रेक्टिफाइंग एंट्री पास करते हैं। ये गलत बैलेंस पहले लिखना, इसके भी मार्क्स हैं पर्चे में। यहां पर फिगर उठाकर लिखी आपने, इसका भी 0.5 मार्क अगर है तो वो मतलब जितना भी होगा वो यहां पे मार्क होगा उसका। फिर उसको सही करने के अलग नंबर होते हैं, ठीक है। सवाल से फिगर उठाकर यहां पे लिखी है गलत आपने, सही करने के लिए इसके मार्क्स हैं। अब कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट स्टॉक क्रेडिट। कॉस्ट ऑफ सेल्स इज एन एक्सपेंस। एक्सपेंस डेबिट तो मतलब बढ़ गया, एक्सपेंस का बढ़ना प्रॉफिट की कमी, तो फिर लेस ही लेस हो रहा है। अल्लाह माफ करे, प्रॉफिट के साथ पता नहीं क्या होगा। तो लेस एडजस्टमेंट नंबर 2 जी। कितने से? 1320 से कॉस्ट ऑफ सेल हुई डेबिट, जिसकी वजह से प्रॉफिट कम हो गया और स्टॉक हो गया क्रेडिट। अब स्टॉक की नेचर क्या है? एसेट है ना, नेचर डेबिट नेचर है, तो क्रेडिट मतलब माइनस 1320। दो डबल एंट्री हो गई। कौन लेजर्स ओपन करे? ठीक है, इन दो एडजस्टमेंट को मसला है तो पूछ लें भाई। ये हाइब्रिड 2 के ऊपर कुछ लिखा हुआ आ रहा है, मुझे कुछ बच्चे एंड वाले ना नजर नहीं आ रहे। एंड वाली एक दो रोज नजर नहीं आ रही मुझे। इस तरफ से मेरे पास कैमराज में हाइब्रिड 2 गर्ल्स जी। एडजस्टमेंट 1 और एडजस्टमेंट 2 में को मसला है तो पूछ सकते हैं। हाइब्रिड वाले बच्चे, फिजिकल वाले को मसला नहीं है, चलें आगे।
नंबर 3, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। इतने ज्यादा ओपन किए हुए हैं यार ये वाले। याद है डिस्काउंट की एग्जांपल की थी, ये पेज नंबर था हमारे लेक्चर नोट्स में 479। तो हमने ये बात की थी कि जो ट्रेड डिस्काउंट होता है उसकी कोई एंट्री नहीं होती, वो हमारी किताबों में आने से पहले पहले माइनस हो जाता है। चाहे बायर हो चाहे सेलर हो, वो नेट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट एंट्री करेगा। यानी 100 रुपए से एंट्री करना सही नहीं है। एंट्री किससे करनी है? वैसे हम इस सवाल में सेलर हैं या बायर हैं? गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, हमने बेची हैं, हम सेलर हैं। तो हमने अगर चीजें बेची हैं, ये एग्जाम्पल है, तो हमें एंट्री 100 रुपए से करनी चाहिए या 95 रुपए से? तो ये होना चाहिए। ट्रेड डिस्काउंट अगर हो तो वो माइनस करके नेट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट फिगर से हमारी अकाउंटिंग शुरू होती है। ऐसा ही है, यानी एंट्री करनी चाहिए डेटर डेबिट सेल क्रेडिट 95 से। लेकिन इस गलती में जो उन्होंने कहा वो पढ़ा देता हूं। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने ग्रॉस अमाउंट से एंट्री कर दी। यानी होना चाहिए था डेटर डेबिट सेल क्रेडिट 95 से, कर गए हैं डेटर डेबिट सेल क्रेडिट 100 से। तो सही करने के लिए रिवर्स कर देंगे 5 रुपए से, डेटर को कम करेंगे, सेल को भी कम करेंगे। तो सेल डेबिट डेटर क्रेडिट 5 रुपए से। ये हमारी इस एग्जांपल में हो गया। ठीक है, अब सवाल पे आते हैं। सवाल में क्या कह रहा है? गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट एट अ ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 10% वर रिकॉर्डेड एट ग्रॉस अमाउंट ऑफ, गलत हो गया, 6400 ग्रॉस अमाउंट है, 10% माइनस करें तो 90% कितना बनता है? 5760। यानी कि एंट्री पास होना चाहिए थी 5760 से डेटर डेबिट सेल क्रेडिट, कर गए हैं वो एंट्री पास डेटर डेबिट सेल क्रेडिट 6400। समझ आती है बात? तो सही करने के लिए रिवर्सल सिंपल। ठीक है, तो इधर देखो, डेटर डेबिट होना था, डेटर डेबिट सेल क्रेडिट होना था 5760 से, हो गए हैं 6400 से। सही करने के लिए देखो, डेटर डेबिट करना था 57 से, कर दिया 64 से, ज्यादा हो गया है, तो सही करने के लिए क्रेडिट कर दो। ये दोनों का डिफरेंस है 6400, जो पहले लिख लो कोई फर्क नहीं है, एंट्री तो हम पहले ही लिख चुके हैं। 5760 माइनस 6400, दोनों का डिफरेंस है 640। तो 640 से आप डेटर को ज्यादा डेबिट कर गए हो, सही करने के लिए क्या कर दो? क्रेडिट। सेल क्रेडिट होनी थी फिर 5760 से, कर गए हो 6400 से, तो सही करने के लिए सेल को ज्यादा क्रेडिट करके, सही करने के लिए डेबिट कर दो 640 से। अब ये रेक्टिफाइंग एंट्री है जो हमारी सेल्स को भी हिट कर रही है, डेटर को भी। सेल्स प्रॉफिट एंड लॉस में जाती हैं, इनकम एक्सपेंसेस, तो उसका इंपैक्ट हमें प्रॉफिट भी लेना पड़ेगा, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बना हुआ। वो बना होता तो हम वो फिगर भी गलत उठा के सही कर लेते, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बना हुआ तो इंपैक्ट प्रॉफिट पे डाल रहे हैं। ये बात समझ आई है? अगर प्रॉफिट एंड लॉस सारा बना के दे देता तो हम सेल को गलत कहकर, अनएडजस्टेड कहकर उसको वहां पे जाके एड लेस करते, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो इनकम एक्सपेंसेस का इंपैक्ट प्रॉफिट पे डाल दें। ठीक है, तो प्रॉफिट भी हिट होगा और डेटर्स भी हिट हो गए। यानी कि एक्सक्यूज मी, ये जो डेटर्स हैं ये गलत हैं, तो अनएडजस्टेड हैं। लेजर बनाने की बजाय ब्रैकेट में लिख लेंगे। ठीक है, इनको पहले ले आओ। 19730 आप सही नहीं है। डेटर्स जिनका नाम उन्होंने क्या लिखा हुआ है, बस यही लिख लेते हैं, ट्रेड रिसीवेबल्स, आप सही नहीं है। आपकी गलत फिगर क्या है? 19730। अब ये गलत फिगर आ गई, अनएडजस्टेड, और प्रॉफिट पहले से लिखा हुआ अनएडजस्टेड, तो अब हम रेक्टिफाइंग एंट्री पास कर लेते हैं। ठीक है, जहां पर रेक्टिफाइंग एंट्री की जरूरत ना हो जबानी कर लें, ये रिक्वायरमेंट थोड़ी थी, ये तो आपके समझाने के लिए ऊपर लिखा हुआ ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्टूडेंट्स। सवाल आई के अपने कोई नहीं दी थी ये एंट्रीज करके, तो आपके लिए ओरिजिनल रॉन्ग रेक्टिफाइंग की हुई है यहां पे, ताकि आपको समझ ना आए तो समझ सके। ठीक है, तो सेल्स डेबिट, सेल्स क्या है? इनकम। इनकम ये नेचर क्रेडिट रखती हैं, डेबिट हो रही है तो मतलब कम, यानी इनकम कम हो रही है। इनकम के कम होने से प्रॉफिट बढ़ जाएगा। अच्छा, भूल गया, इनकम के कम होने से, भूल गया क्या होता है इनकम के कम होने से। अच्छा, इनकम के कम होने से प्रॉफिट कम होता है, एक्सपेंस के कम होने से प्रॉफिट बढ़ता है। ओके डन। तो सेल्स डेबिट, सेल्स कम, इनकम कम, तो प्रॉफिट भी कम, तो लेस कर देंगे। एडजस्टमेंट नंबर 3 है, कितने से? 640 से। ये हो गया सेल डेबिट का इंपैक्ट। अब डेटर्स क्या हो रहे हैं? क्रेडिट। डेटर्स क्या हो रहे हैं? क्रेडिट। डेटर्स एसेट है, नेचर डेबिट है, क्रेडिट का मतलब कम हो गए, तो -640। एंजॉइंग द क्वेश्चन? अच्छा सवाल। ओके, चलें जी, एडजस्टमेंट नंबर 4। ये थोड़ी सी टेक्निकल थी, लेकिन में थोड़ी सी। किस किसने सवाल नहीं किया था अटेम्प्ट? जरा वो हाथ खड़ा करें। नहीं किया था अटेम्प्ट, हाथ खड़ा करें।
अभी आधी क्लास में हाथ नीचे रखा हुआ था, शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए आप लोगों को, बगैर अटेम्प्ट के सब। आप लोग उस लेवल पे कभी नहीं पहुंच सकते हैं जिस लेवल पे जो सवाल करके आए वो पहुंचेंगे आज। उन्होंने पहले खुद से कोशिश कर ली, पेपर के एनवायरमेंट में खुद को बिठाया था ना सबने। अब वो आधे को सवाल भी सही कर लिया, आधा को सवाल भी, आधी को जस्ट भी सही हो गई है, तो उनको वो कॉन्फिडेंस मिल जाएगा जो उनके पेपर तक कैरी करेगा उनके साथ, वो पास होने की तरफ जा रहे हैं। और आप लोग समझ तो भाई, इनको समझ तो आपको भी आ ही जानी है, लेकिन अब आपने कुछ नहीं किया, जो करना है यहाँ पे मैंने करना है, आपने समझ के कर चले जाना है। तो बेटा इसको देख लें, अब आप लोग जैसे चल रहे हैं। किस बच्चे ने BRS का नाम कभी नहीं सुना होगा? निकल जाए क्लास से, कुछ ऐसा है। अच्छा बताएं, BRS पे भी एक दिन को 15-20 मिनट लगाने हैं हमने, रिवाइज करूंगा मैं, लेकिन सिर्फ 15-20 मिनट थोड़ा सा। खैर, इंट्रो में आप लोग पढ़ के आते हैं बैंक रेकंसिलिएशन का टॉपिक, ठीक है। बहरहाल अपने मतलब की चीजें मैं फिर भी रिवाइज कराऊंगा। मुझे ये बताएं, हमारा बिजनेस का जो पैसा बैंक में पड़ा है वो बिजनेस के लिए क्या है? लायबिलिटी। किसने बोला लायबिलिटी? हमारा जो पैसा बैंक में पड़ा है, आपका बैंक में कोई पैसा पड़ा है? नहीं पड़ा ना, आप तो घर वालों में लायबिलिटी हो फिलहाल। जल्दी जल्दी पास करो ताकि एसेट बनो जी। भाई साहब, हमारा जो पैसा बैंक में पड़ा है वो हमारा एसेट है, रिसोर्स है, किसी वक्त यूज कर सकते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम बैंक के लिए वो लायबिलिटी। हमारा पैसा उनके पास पड़ा है, हम जब चाहें उनसे जाके मांग लें तो वो उसको इस्तेमाल तो कर रहे हैं, लेकिन उनके ऊपर एक लायबिलिटी है, जब भी हम जाएंगे वो उसको वापस करने के लिए लायबल है। तो इसका मतलब यह हुआ कि हमें जब भी पैसे आते हैं, अगर हम बिजनेस के पॉइंट से सोचें तो हमें जब पैसे आते हैं तो हम कहते हैं जी हमारा बैंक हो गया डेबिट, ठीक है। मिसाल के तौर पे डेटर से पैसे आए हैं तो हम कहते हैं जी बैंक डेबिट, डेटर क्रेडिट। हमारा पैसा बढ़ गया, बैंक में हमारा पैसा बढ़ गया। अगर यही फिगर बिजनेस के रिकॉर्ड्स में जो बैंक स्टेटमेंट होती है उसमें नजर आएगी तो वो किस तरफ नजर आएगी? क्रेडिट साइड पे। ये याद रखना है बात को, इतना तो पता ही होगा, बैंक स्टेटमेंट में बोला है। हम लोग बैंक में जो पैसा हमारा पड़ा है हम लोग उसको एसेट कहते हैं, और बैंक उसी को एट द सेम टाइम क्या कह रहा होता है? लायबिलिटी। यानी हमारे पैसे जो बैंक में आएंगे हम उसे कहेंगे ये हमारे पास हुए डेबिट। यानी हम जब कैश बुक बनाएंगे या बैंक अकाउंट बनाएंगे तो पैसे के आने को डेबिट कहेंगे, लेकिन अगर बैंक स्टेटमेंट बैंक से मंगवाएंगे ना तो वही हमारे वाला डेबिट बैंक स्टेटमेंट की क्रेडिट साइड पे पड़ा होगा। और हमारा जो क्रेडिट है, हम जो पेमेंट करते हैं, हम अपनी कैश बुक में बैंक अकाउंट जो बनाते हैं उसमें हम पैसे, जाने वाले पैसे को कहते हैं क्रेडिट। तो जो हमारा क्रेडिट होगा अगर बैंक स्टेटमेंट बैंक से मंगवाएंगे तो उसके अंदर हमारा क्रेडिट बैंक की डेबिट साइड पे नजर आएगा, ऑपोजिट चलता है। ये बात याद रहेगी। तो हमारा जो डेबिट है वो बैंक में क्रेडिट, और हमारा जो क्रेडिट है वो बैंक में, बैंक स्टेटमेंट में डेबिट साइड पे नजर आएगा। ओके, अब पढ़ते हैं इसको। An unidentified credit of 294 appearing in the bank statement। अगर ये appearing in the bank statement है, अगर ये credit appearing in the bank statement है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है पैसे आए हैं, पैसे आए हैं। ओके, क्योंकि ये क्रेडिट कहां नजर आ रहा है? बैंक स्टेटमेंट में, तो इसका मतलब क्या होता है? पैसे आए हैं। ठीक हो गया। अनआइडेंटिफाइड का मतलब क्या होता है? समझ नहीं लग रही। कभी कभी ऐसा होता है ना, अकाउंट में कहीं से पैसे आ जाते हैं, आपके अभी नहीं होता, जिंदगी जरा बड़े होंगे ना तो फिर आने लग जाएंगे। इस तरह से होता है, वो फिर किसी बहन भाई ने घर से कॉल की या किसी दोस्त ने कॉल की, यार ये वो पैसे हैं ट्रांसफर किए, जरा वो फलां बंदे को भेजने हैं। अच्छा, ये वहां से आए, यार वो फलां पैसे तो नहीं देने थे, भाई ने फोन किया मैंने आपके, यार वो मैंने भेज दिया। अच्छा, इस तरह से होता है बंदे को। अनआइडेंटिफाइड क्रेडिट का मतलब क्या है? पैसे आ गए हैं पर समझ नहीं आ रही कहां से। अनआइडेंटिफाइड का मतलब क्या है? पता नहीं लग रहा कहां से। ठीक है। Was accounted for in suspense account, यानी कि ओरिजिनल एंट्री तो पता नहीं क्या होनी है, वो तो पता ही नहीं लग रहा, उसको समझ ही नहीं आ रही थी। उसने क्या किया, देखो बैंक में पैसे तो आ गए हैं ना, बैंक में पैसे आ गए हैं क्योंकि बैंक अकाउंट में एक क्रेडिट नजर आ रहा है, बैंक स्टेटमेंट में क्रेडिट नजर आ रहा है, तो मतलब ये पैसे हमारे बैंक अकाउंट में आ गए। तो हमने उसको क्या करना है? डेबिट तो करना है। अब बैंक को भाई साहब डेबिट करके कितने से? बैंक को डेबिट करके अब हमारा अकाउंटेंट बैठा है सोच रहा है, कुछ समझ नहीं आ रही कहां से आए, समझ नहीं आई, तो कहने लगा चलो यार अकाउंट को पूरे करें, सस्पेंस को क्रेडिट कर देते हैं। ये उन्होंने किया, बैंक डेबिट सस्पेंस क्रेडिट। ठीक है। अब होना क्या चाहिए था ये समझ ही नहीं आ रही। अब आगे चलते हैं। वो कहते हैं इट वॉज डिस्कवर्ड, पता क्या लगा दैट द क्रेडिट वॉज a settlement of an old outstanding balance previously written off। अगर रिकवरी कर जाएं तो एंट्री क्या होती है? कैश डेबिट, बैड डेट रिकवरी इनकम क्रेडिट। पता लग गया अभी। ठीक है। तो पता क्या लगा कि ये जो अनआइडेंटिफाइड क्रेडिट है ये दरअसल बैड डेट रिकवरी इनकम है। अभी नोट ना करना। तो उन्होंने कहा अच्छा, हमने कहा अच्छा ये तो बैंक डेबिट और बैड डेट रिकवरी इनकम क्रेडिट होना है,
ठीक है, यानी अदर इनकम में इसने जाना है, ऐसे ही है। अभी मत नोट करें, पूरी बात मैंने नहीं पढ़ाई, ठीक है। तो ये उसको समझ नहीं आ रही थी, इसलिए उसने बैंक डेबिट सस्पेंस क्रेडिट कर दिया, लेकिन असल में होना चाहिए था बैंक डेबिट बैड डेट रिकवरी इनकम क्रेडिट, ठीक है। अब वो बात जो मैंने छिपाई है वो सामने करते हैं, तो अच्छा मसला असल में ये था, द अमाउंट वाज नेट ऑफ। देखो बच्चों, मैंने आपको ये कहा था कि अगर कभी भी इस तरह की कोई एडजस्टमेंट आए ना जिसमें डिस्काउंट आ जाए, जैसे हमने डिस्काउंट वाला काम किया था ये, तो ग्रॉस डिस्काउंट और नेट ऐसे निकाला था ना, ऐसे ही ये फिगर भी मिलती जुलती है। डिस्काउंट नहीं, चार्जेस लेस हो गए। देखो बैंक ने हमारे को पैसे काटने हो ना तो घर से आके नहीं लेता, उसके पास हमारे पैसे पड़े होते हैं, वो उसमें से डिडक्ट कर लेता है। अब ये पैसे जो आए हैं, पता नहीं इसमें कौन से चार्जेस हो सकता है, बाहर के मुल्क से आए हो, कोई दूसरे शहर से आए हो, इन्होंने कोई क्लियरिंग चार्जेस रखे हो, हमें इससे क्या, बस ये है कि जो अमाउंट रिसीव हुई और हमारे क्रेडिट में नजर आ रही है 294, इसमें से कितने परसेंट, 2% बैंक चार्जेस डिडक्ट हो चुके हैं। तो फिर मैं तो आपको कहूंगा कि आप ये काम कर लें कि ग्रॉस कितनी अमाउंट आनी थी, फिर बैंक चार्जेस, डिस्काउंट नहीं बल्कि बैंक चार्जेस कितने लेस हो गए, और नेट कितनी आई है। परसेंटेजेस में अगर बात करें तो बैंक चार्जेस को क्या कह रहे हैं, कितने परसेंट हैं, 2% है। बैंक चार्जेस कितने परसेंट हैं, 2%। तो परसेंटेजेस में इसको पहले लिख लेते हैं। तुम क्या आ रहे हो, ले, तो बैंक चार्जेस कितने परसेंट है, 2%। इसका मतलब नेट जो अमाउंट रिसीव हुई है वो कितने परसेंट है, मैं कहता हूं 100% भी इधर लिख लो और रुपीज में इसको सॉल्व कर लिया करो। इस जैसी एडजस्टमेंट जब भी कभी आए ये बहुत हेल्प करेगा काम आपको। अब जरा ध्यान से देखकर बताओ, जो फिगर सवाल में आई है 294 की, वो ग्रॉस है कि नेट। द अमाउंट वॉज नेट ऑफ 2% बैंक चार्जेस, यानी ये 294 रुपए 98% है असल में। और अगर मैं इसका 100% निकालना चाहूं तो मैं कहूंगा 294 गिवन अमाउंट ओवर गिवन अमाउंट परसेंटेज 98 इंटू 100। असल में कहानी ये थी, देखो ना, बशीर ने 300 रुपए देने थे, भाग गया, देने आया तो 300 रुपए होते तो शायद आसानी से अकाउंटेंट को मिल जाते। अकाउंटेंट बेचारा परेशानी इसे लिया, 294 तो किसी से आने ही नहीं थे। वो रिकवरी इनकम भी देख रहा है, सब कुछ देख रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि असल में कहानी ये हो गई थी कि आने 300 थे, लेकिन बैंक ने उसमें से 6 रुपए काट्स लिए और 294 क्रेडिट कर दिए हमारे अकाउंट में। अब पूरी कहानी क्या है, इधर देखो, पूरी कहानी अब ये नहीं है। बैड डेट रिकवरी इनकम बनती कितनी थी, 300 की। बैंक ने 6 रुपए चार्जेस काटे और 294 रुपए हमारे अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए। ये है कहानी। आप कहोगे जी हमें समझ नहीं आई, कौन नहीं, मैं कह रहा हूं फिर भी समझ नहीं आई, थोड़ी देर के समझो कि समझ नहीं आई। मैं आपको कहता हूं कि इन दोनों को अलग अलग करते हैं, ठीक है, दोनों को अलग अलग करते हैं। अगर बैंक डिडक्ट किए बगैर चार्जेस पहले पैसे ट्रांसफर करता, फिर बाद में चार्जेस डिडक्ट करता, तो दो एंट्रीज में अलग अलग कर रहा हूं। सबसे पहले बशीर भाई ने पैसे भेजे, 300 रुपए हमारे बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो गए। 300 रुपए तो हमने उसको देखकर बैंक स्टेटमेंट में एंट्री की, बैंक डेबिट बैड डेट रिकवरी इनकम क्रेडिट 300 से। फिर बैंक ने कहा देखें भाई साहब, ये तो बाहर के मुल्क से आए हैं पैसे, तो हम तो इस पे क्लियरिंग चार्जेस लेते हैं 6 रुपए, तो हम आपके चार्जेस काट रहे हैं। तो हमने कहा काट लो, तो बैंक चार्जेस डेबिट और बैंक क्रेडिट 6 रुपए से। अब मामला यह है कि बैंक ने ये दो एंट्रीज नहीं की, बल्कि बैंक ने फनकारी लगाई और ये जो क्रेडिट करना था अलग से और ये डेबिट करना था अलग से, इसको नेट से ही क्या कर दिया, 294 उस हमारे अकाउंट में दे दिया। 6 रुपए चार्जेस काट ली। जाग जा भाई, बड़ी अहम बात हो रही है, इसको जगा दो यार, इतनी अहम बात हो रही है यार। मैं कह रहा हूं समझ नहीं आई, आप सो गए हो। तो फिर भी इस तरह से देखो ना, समझ आ गई, फिर भी इस तरह से देख लो, क्या हर्ज है, थोड़ा सा मुश्किल करके फिर आसान हो जाएगा। यानी ये मामला हुआ, होना यह चाहिए था कि बैंक में 300 रुपए पूरे आते, फिर बैंक उसके 6 रुपए काट लेता। लेकिन बैंक ने क्या किया कि पहले 300 में डेबिट करूं, मतलब इनके अकाउंट में डालूं, फिर इसमें से 6 निकालूं, मैं 294 फेंक देता हूं, 6 रुपए अपने डिडक्ट कर लेता हूं। अब अगर देखो तो एंट्री वही बची बढ़िया, बैंक 294 से डेबिट, बैंक चार्जेस 6 रुपए से डेबिट और रिकवरी इनकम से क्रेडिट, ये 6 और वो 300 अलग अलग नजर नहीं आ रहा था। इसलिए तो उस बेचारे को समझ नहीं, आपको इतनी मुश्किल से समझ आई, उसको कहां मिलना था। बात समझे? तो ये ओरिजिनल एंट्री होनी चाहिए थी, बैंक डेबिट, बैंक चार्जेस डेबिट, बैड रिकवरी इनकम क्रेडिट। ये समझ आती है? किसी को नहीं समझ आया तो हाथ खड़ा करे अभी भी। हाइब्रिड क्लियर? ठीक है जी। मैं बैंक का अकाउंटेंट हूं, मुझे क्या लगे बैंक जाए भाड़ में, मैं तो नलतर की अकाउंट्स बना रहा हूं। हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू से एंट्रीज करते हैं, हमने कभी भी बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से आज तक एंट्रीज नहीं की। आप बीआरएस पढ़ के आए हो, बैंक स्टेटमेंट वो भेज देते थे, हम किसी को चेंज कर सकते थे, तो वो हमारी कैश बुक होती थी। और अगर कोई हमारे बस से कैश बुक सही है, बैंक स्टेटमेंट गलती है, हमारे बस में नहीं है, तो बैंक स्टेटमेंट को कभी नहीं छेड़ सकते थे, बीआरएस बनाते थे। इसलिए तो हम हमेशा अपनी अकाउंटिंग करते हैं। तो ये हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं जी। और कोई
भाई कहां जा रहे हो हैबिट से निकल के, कहां जा रहे हो, मत जाओ मत जाओ, ये वक्त नहीं है छोड़ के जाने का। जी जी किसी का क्वेश्चन है? चलें आगे। तो बैंक डेबिट, बैंक चार्जेस डेबिट रिकवरी इनकम क्रेडिट होना चाहिए था 300 से, और बैंक डेबिट सस्पेंस क्रेडिट कर दिया 294 से उसने। तो सही करने के लिए अब यहां पर ही आ जाओ। ये बैंक डेबिट 294, बैंक चार्जेस 6, 300 से रिकवरी इनकम क्रेडिट होना था, उसने कर दिया बैंक डेबिट सस्पेंस क्रेडिट। तो सही करने के लिए ये देखो, बैंक डेबिट होना था 294 से, हो गया 294 से, कुछ ना करो। चार्जेस डेबिट होने थे 6 से, नहीं हुए तो कर लो। रिकवरी इनकम 300 से क्रेडिट होना था, नहीं हुआ तो कर लो। और सस्पेंस है में उसको समझ नहीं आ रही, क्रेडिट कर दिया, सही करने के लिए डेबिट कर दो। अब इस जर्नल एंट्री में बैंक चार्जेस डेबिट हो रहे हैं, ये प्रॉफिट को हिट करेंगे। सस्पेंस डेबिट हो रहा है, वो सस्पेंस को उठाएंगे, चल भाई आजा तू भी हिट हो रहा है। और रिकवरी इनकम भी प्रॉफिट एंड लॉस को जाके हिट करेगी, इनकम है, ठीक है। अब सस्पेंस कहां पड़ा है? ये पड़ा, वो नहीं ये पड़ा, वो पड़ा, ये पड़ा, किधर पड़ा है? ये पड़ा है, यस। सस्पेंस अकाउंट कहां पड़ा है? नहीं सही बात नहीं कर रहे ना मैं ना आप। सस्पेंस अकाउंट पड़ा है करंट लायबिलिटीज में, यानी इसकी नेचर क्रेडिट थी। ट्रायल में क्रेडिट साइड पे आया होगा और वहां से उन्होंने लायबिलिटीज में लिख दिया है। यानी अगर हम इसको रीओपन करें, जो कि आप घर पे करेंगे, तो सोल्यूशन में भी हुआ है सस्पेंस का लेजर ओपन, लेकिन रिक्वायरमेंट नहीं है, मैं नहीं ओपन कर रहा। अगर हम रीओपन करें तो लायबिलिटी की साइड पर ओपनिंग बैलेंस आएगा, ऐसा ही है, अनएडजस्टेड कह लें, एज पर ट्रायल कह लें, जो भी कहते थे, ठीक है। तो ये 798 क्रेडिटर्स में ही मैं लिख लेता हूं, तो हो जाएगा लायबिलिटी में, ठीक है ना। सस्पेंस कितना है जी? सस्पेंस का अकाउंट बैलेंस 798। ये इंशाल्लाह अभी हमारी अकाउंटिंग के बाद ये कुछ नहीं बचेगा। फिलहाल इसको गलत वाले को लिख लो और ये बैलेंस को येलो कर दो। आप तो टिक करोगे ना, आपका कौन सा येलो होना है वहां पे, ये हमने उठा लिया, ठीक है। अब रेक्टिफाइंग एंट्री पास करनी है। बैंक चार्जेस डेबिट, बैंक चार्जेस इज एन एक्सपेंस, एक्सपेंस डेबिट, एक्सपेंस बढ़ा तो प्रॉफिट कम, प्रॉफिट क्या तो कबाड़ा निकल गया, सही है। एडजस्टमेंट नंबर 4 है, कितने से? 6 से बैंक चार्जेस डेबिट, 6 से माइनस कर दिया, ये एंड वालों को 640 और ये 6। जी समझ आ रहा है भाई? बैंक चार्जेस डेबिट, बैंक चार्जेस बढ़े, एक्सपेंस बढ़ा तो प्रॉफिट कम हो गया। सस्पेंस डेबिट 294 से। अब सस्पेंस कहां पड़ा है? क्रेडिट साइड पर। तो इसका मतलब डेबिट होने का मतलब उसको हमने कम करना है, माइनस करना है। तो डेबिट मतलब -294 से, ठीक है जी। और लास्ट इज बैड डेट रिकवरी इनकम, इनकम क्रेडिट करनी है, इनकम रिकॉर्ड करनी है, इनकम बढ़ रही है, इनकम बढ़ने से प्रॉफिट बढ़ेगा। तो शुक्र है कुछ तो बढ़ा, एडजस्टमेंट नंबर 4 में ही 300 से प्रॉफिट बढ़ गया। अच्छा सोल्यूशन में ना ऐड वाले अलग, लेस वाले अलग हैं, आपने परेशान नहीं होना, बस आप करते जाएं एडजस्टमेंट में, ऐड वाले को लेस वाले को जैसे तरतीब से आते जाएं, ठीक है ना। ऐसे एक नई टेंशन होती है कितनी लाइनें छोड़ें, छोड़ो बस, ठीक है, प्लस माइनस प्लस, बस टोटल करते हुए ध्यान करना, फिर प्लस वाले को प्लस ही करना। अच्छा डन जी, एडजस्टमेंट 4 ओके। कोई मसला है तो बता दें। कोई मसला किसी को है तो बता दें, चलें आगे। एडजस्टमेंट 5 ये तो आसान थी। अ चेक ऑफ 5 लाख इश्यूड बाय अ कस्टमर एज एडवांस, वॉज को बाद में देखते हैं, जरा कहानी असल क्या है वो देख कर आते हैं। देखें मैंने आपको ये तो पढ़ाया हुआ है कि हम एडवांस में किसी को कोई पेमेंट कर दें, फिक्स एसेट में पढ़ा था ना। तो हम अगर किसी को एडवांस दें, अगर एडवांस गिवन टू सप्लायर हो, सप्लायर ऑफ गुड्स भी हो सकता है, या सप्लायर ऑफ फिक्स एसेट भी हो सकता है। मैंने सप्लायर ऑफ फिक्स एसेट वाली एग्जांपल आपको करवाई थी, ऐसे ही है ना, 2-3 दफा ये एडजस्टमेंट हमारे सवालों में आई थी। अगर आप किसी को सप्लायर को एडवांस देते हैं तो आप एंट्री पास करते हैं एडवांस टू सप्लायर या एडवांस फॉर फिक्स एसेट, जो भी लिख दें, डेबिट, और कैश या बैंक जो भी आपने पेमेंट का मोड रखा है वो क्रेडिट। अब इस एडवांस टू सप्लायर को आपने क्या कहा था? एसेट, याद है? एसेट क्यों जी? हमने कहा था ये एक राइट है, याद आ रहा होगा, बातें याद आ रही होंगी। ये एक राइट है टू रिसीव गुड्स इन फ्यूचर, गुड्स या सर्विसेज भी हो सकती थी, ठीक है ना। राइट टू रिसीव गुड्स और सर्विसेज। अगर एडवांस दिया आपने सप्लायर को, उसने कुछ सर्विसेज आगे देनी है तो भी एसेट है, अगर गुड्स देनी है तो भी एसेट है। तो राइट टू रिसीव गुड्स और सर्विसेज इन फ्यूचर, फ्यूटिव ए, ठीक है जी। और अगर आपको एडवांस आ जाए किसी कस्टमर से, एडवांस रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर, तो ये आपके ऊपर लायबिलिटी नहीं पड़ जाएगी। एडवांस रिसीव्ड फ्रॉम आ कस्टमर, चाहे उसको आपने गुड्स देनी है फ्यूचर में, चाहे सर्विसेज, आप पे तो लायबिलिटी पड़ गई ना, ठीक है।
तो ऐसी सूरत में पैसे आपके पास आ जाते हैं, ठीक है। तो बैंक या कैश आपका डेबिट हो जाता है और एडवांस फ्रॉम कस्टमर क्रेडिट हो जाता है, एडवांस फ्रॉम कस्टमर। अब ये जो एडवांस फ्रॉम कस्टमर है ये मेरे बच्चों एक लायबिलिटी है, ठीक है। लायबिलिटी क्यों है जी, क्या लायबिलिटी है जी बताएंगे? लायबिलिटी टू प्रोवाइड सर्विसेज इन फ्यूचर, या गुड्स, लायबिलिटी टू डिलीवर गुड्स और प्रोवाइड सर्विसेज इन फ्यूचर, ठीक है। ये असल में बैक एंड वाली ये पहली बात तो पूरी कर लेना, फ्यूचरे, ठीक हो गया जी। अगर हमें एडवांस रिसीव होगा तो हम पे लायबिलिटी है, उसके अगेंस्ट हमने फ्यूचर में गुड्स या सर्विसेज देनी होती है। और अगर हम किसी को एडवांस दे दें तो हमारा एसेट है, फ्यूचर में हमें उससे उसके अगेंस्ट गुड्स आनी है या सर्विसेज आनी है। ये इंट्रो में आप पढ़ के आते हैं, ठीक है। अब सवाल कह रहा है कि अ चेक ऑफ 500 इश्यूड बाय अ कस्टमर एज एन एडवांस। इधर देखो कौन सा काम है, ये वाला काम है, एडवांस फ्रॉम कस्टमर रिसीव हुआ है। तो बैंक डेबिट जब रिसीव हुआ होगा तो एंट्री की होगी आपने, बैंक डेबिट एडवांस फ्रॉम कस्टमर क्रेडिट, ये हुआ होगा। वो कहता है क्या हो गया, वॉज डिसऑनर्ड, उसने हमें चेक नहीं दिया था, गोली दी थी, ठीक है। पैसे थे नहीं अकाउंट में, चेक दे दिया, बैंक में गए, उन्होंने कहा कोई पैसे है कोई नहीं, ठीक है। तो डिसऑनर्ड है तो इसको क्या करना पड़ता है, रिवर्स। अब रिवर्स करना है, ये कोई कनॉलेज नहीं है। कनॉलेज कौन सा है, जो आपने पहले सीखा कि जब ये चेक आया था तो एंट्री क्या होनी थी, डिसऑनर में तो सिर्फ रिवर्स करना होता है, ठीक है। तो जब कस्टमर से चेक आया था तो एंट्री दिमाग में आपको आनी, को जो मैं भी करके आऊं, क्या एंट्री की होगी, बैंक डेबिट एडवांस, यही एंट्री की होगी, बैंक डेबिट एडवांस फ्रॉम कस्टमर क्रेडिट, क्योंकि उसने एडवांस का चेक दिया था। तो बैंक डेबिट एडवांस फ्रॉम कस्टमर क्रेडिट किया होगा आपने। आज ये क्या हो गया, डिसऑनर। अगर ये डिसऑनर हो गया है तो अब आपको इसको रिवर्स करना पड़ेगा, यानी आपको एंट्री करनी पड़ेगी एडवांस डेबिट बैंक क्रेडिट। चेक आया ना, ठीक है। तो ओरिजिनल एंट्री क्या होनी चाहिए थी, एडवांस फ्रॉम कस्टमर डेबिट बैंक क्रेडिट, एडवांस फ्रॉम कस्टमर डेबिट बैंक क्रेडिट। लेकिन क्या हुआ, वो कह रहे हैं नो एंट्री वॉज मेड फॉर रिटर्न ऑन रिटर्न ऑफ चेक। ये नहीं कह रहा कि जब चेक आया था तो हमने एंट्री नहीं की, वो तो की होगी तभी तो एडवांस है। लेकिन अब क्या कह रहा है, जब रिटर्न हुआ ये चेक, डिसऑनर हुआ है तो कोई एंट्री पास नहीं हुई, यानी कि एडवांस डेबिट बैंक क्रेडिट करना था, ये नहीं हुआ, तो ये कर लें, एडवांस डेबिट करें और बैंक क्रेडिट कर लें, ठीक हो गया। समझ गए, कोई क्वेश्चन? मैं तो बहुत पहले से बात को लेकर आया हूं, समझ आ रही है अब सबको? अच्छा, अब देखो तो रेक्टिफाइंग एंट्री में एडवांस फ्रॉम कस्टमर नाम की एक चीज हिट हुई है। एडवांस फ्रॉम कस्टमर एसेट होता है, लायबिलिटी, ये एक लायबिलिटी हिट हो रही है, और दूसरा बैंक, यानी भाई बैंक साहब जो कैश एंड बैंक पड़ा है, इकट्ठा पड़ा है तो हम भी इकट्ठे आने, बेलने बाजू नहीं देना, अलग अलग करने की कोई जरूरत नहीं है, इकट्ठा पड़ा तो इकट्ठा पड़ा। ये भाई साहब आप गलत हैं, आप गलत हो गए हैं, आप में गलती है। और दूसरी चीज क्या है, एडवांस फ्रॉम कस्टमर, ये एक लायबिलिटी है। अब लायबिलिटी है लेकिन इस नाम की कोई लायबिलिटी नजर नहीं आ रही, तो नहीं नजर आ रही तो फिक्स एसेट में पड़ी होगी, कैश एंड बैंक में। अच्छा, डिस्काउंट रिसीव में होगी, नहीं कैपिटल में होगी, तो मोस्ट ऑब्वियस तरफ जाना है भाई, सादा बात। लायबिलिटी एक नजर नहीं आ रही, लायबिलिटी एक नजर नहीं आ रही, और वो कह रहा है कि ये लायबिलिटी बुक्ड है, तो फिर कहां पड़ी होगी, ट्रेड पेबल्स में तो क्रेडिटर्स होते हैं, ये अदर पेबल्स के अंदर होगी। वैसे आप कहीं से भी माइनस कर लें तो बैलेंस शीट की सेहत पे तो असर नहीं पड़ता, लेकिन बहरहाल जो चीज ऑब्वियस है उसी तरफ जाएं। तो इसका मतलब ये दोनों बैलेंस अब उठाएंगे यहां से। चलो भाई तुम दोनों ही गलत हो गए हो, चलो शाबाश, आ जाओ, आओ तुम लोगों के जिन कटें। तो कैश एंड बैंक के जिन कटने के लिए एसेट्स में आकर लिखें कैश एंड बैंक जी 38, ये गलत फिगर हो गई है 3850। और दूसरा लायबिलिटीज में ही आकर लिख लो अदर पेएबल्स को, इन्होंने इधर ही आना है, लेकिन ये बैलेंस अब गलत हो गया, ठीक है 2680। ये मैंने गलत फिगर्स उठा ली, इसके भी नंबर होते हैं, गलत फिगर सवाल उठाएंगे तो सही करेंगे ना उनको। अब रेक्टिफाइंग एंट्री आ गई, लायबिलिटी डेबिट, पेएबल्स वाली एडवांस डेबिट और बैंक क्रेडिट। अब एडवांस फ्रॉम कस्टमर इज अ लायबिलिटी, लायबिलिटी के डेबिट होने का मतलब, लायबिलिटी की नेचर क्रेडिट होती है ना, डेबिट होने का मतलब कम करना है, तो लायबिलिटी कम कर लो, कितने से, 500 से, और बैंक कम, बैंक क्रेडिट, बैंक क्रेडिट, नेचर डेबिट है, एसेट है, क्रेडिट होने का मतलब ये भी कम, रिवर्सल इसी को तो कहते हैं। आपने एक चेक रिकॉर्ड किया था, रिवर्स करें, एक लायबिलिटी रिकॉर्ड की थी, रिवर्स करें, हो गया रिवर्स।
लेकिन इस एंट्री का प्रॉफिट लॉस पे कोई असर नहीं पड़ा, ठीक है ना, ये बैलेंस शीट के अंदर ही रही। क्लियर मसला? तो आसान नंबर भी होते हैं, पहली एडजस्टमेंट, दूसरी एडजस्टमेंट बहुत आसान थी, तीसरी भी बिल्कुल आसान थी, चौथी ने थोड़ा परेशान किया, पांचवी फिर आसान आ गई, ठीक है ना। तो आसान नंबर हमेशा पड़े होते हैं सवाल के अंदर। चलें जी, ये एडजस्टमेंट भी आसान थी, बस एक दो बार करने की जरूरत है। इससे मिलती जुलती एक एडजस्टमेंट हमने की थी एक्रूअल की, उससे जरा एक हाथ से आगे चली गई थी ड्राइंग्स की वजह से, बीच में ओनर की पर्सनल। तो ये 2-3 दफा बस एडजस्टमेंट ऐसी करने की जरूरत है, पर्चे में फिर ये काबू हो जाती हैं। जी क्वेश्चन बेटा? बेटा उसने किया हुआ था ना बैंक को डेबिट, उसने ये बैंक को डेबिट करना था, उसने कर दिया हुआ था, इसलिए नहीं किया। मैं करता तो करते, ठीक है। बैड रिकवरी इनकम यही थी ना, ये एडजस्टमेंट ठीक है, समझ आई है। गलती में उसने बैंक डेबिट करके समझ नहीं आ रही जिसको क्या करूं, उसे सस्पेंस क्रिएट कर दिया था। हमने कहा ये होना चाहिए था, उसने ये किया, फिर सही कर लिया, ठीक है। कहने ध्यान देना, इतना ज्यादा पढ़ा आज हमने अल्हम्दुलिल्लाह जी। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस सवाल बहुत अच्छा है, इसमें बहुत सारी चीजें हमने सीखी, प्रॉफिट की एडजस्टमेंट हमने सीख ली, हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट करेक्ट करना हमने सीख ली। तो इंशाल्लाह मारनी पड़ेगी फिर इस टॉपिक में, अल्लाह ने चाहा तो। आज वाले होमवर्क में 2 सवाल और कर लेंगे आप, रही सही कसर वैसे निकल जानी है। उन 2 के अलावा 1 सवाल और मैंने करवाना है। तो मेरे हिसाब से कि भाई बता दो, मैं हिसाब बताने लगूंगी, 7 वाले को दिखाना है वाले भाई, 7 वाले के साथ। मेरे हिसाब से आज के दिन के अलावा 2 दिन मैक्सिमम 3 दिन इस टॉपिक पे लगेंगे, फिर स्टेटमेंट ऑफ इक्विटी में चले जाएंगे। वो 2 से 3 दिन लगा के फिर IAS 8 के अंदर स्टेटमेंट ऑफ इक्विटी ही चलता रहता है, वो एंड तक ही चलता है, फिर उसकी जान नहीं छूटती आपकी, ठीक है ना। तो थोड़ा सा साथ साथ इसको एग्जाम लेवल पे करते रहना आपने, बस ये देखना है ताकि टर्म टेस्ट के अंदर आप एक अच्छा टर्म टेस्ट दें, सारे के सारे बच्चे पास हो जाएं। और ये आपको बता दूं कि जब ये IAS 8 भी पढ़ लेने तो ये 60% के करीब पहुंच जाना है, आपका 50% ऊपर चला जाना है। तो इतनी तैयारी अगर आप कर लें तो ये थोड़ी नहीं है। अभी तकरीबन जो है वो तकरीबन 2 महीने, पौने 2 महीने क्लासेस पढ़ी, तो आपका काफ़ी सारा टाइम अभी जो है वो पड़ा है, और आप आधे सिलेबस को बिल्कुल सही तैयार कर लें तो ये एक मौका है। मैं बता रहा हूं, टर्म टेस्ट को सीरियस लेने वालों को आप लिख लो कि बहुत ज़्यादा चांसेस हैं उनके पास होने के। ये मौका है आप लोगों के पास, टर्म टेस्ट के अंदर आप आधा सिलेबस तकरीबन इस टेस्ट में आप कवर कर जाते हैं, ठीक है। तो पूरी कोशिश करनी है, ICAP का पर्चा समझ के तैयारी करनी है। मैंने तो क्वेश्चन भी बीच में से थोड़े से निकाल लिए हैं कि आप परेशान ना हो, ठीक है। तो आपने वो रिवीजन शुरू कर देनी है इन टॉपिक्स को, और काम पहले घर जाके करना है। रिवीजन को आहिस्ता आहिस्ता करें ना, सबसे पहले घर जाके क्लास वर्क जो किया दोबारा करें और होमवर्क वाला सवाल करें। टाइम बच जाए तो रिवीजन कर लें, ठीक है, ताकि ये भी एग्जाम लेवल पर आए। और क्योंकि अभी काफी दिन पड़े हैं, अभी तो 8-9 दिन पहले आपको सवाल बता दिए हैं, तो आप IAS 16 पे 2 दिन लगा लें, 3 दिन लगा लें, हर रोज 2-3 दिन, लेकिन टाइम थोड़ा बढ़ाएं आप घर जाके। रोज आप 1 घंटा 1.5 घंटा एक बच्चे को दे रहे थे, थोड़ा सा बढ़ा दें टर्म टेस्ट तक, क्योंकि ये आधा सिलेबस है आपका साइड पे लगना है। बहक गया, मैं वापस आता हूँ। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इंक्लूड इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ 900। और जो टर्म टेस्ट को नॉन सीरियस लेने वाले हैं वो फिर अगली बार फिर क्लास में बैठे होते हैं, इधर नहीं तो कहीं और, पेपर नहीं पास होता उनका, क्योंकि ये बहुत ज्यादा एरिया है जो आपका क्लियर हो जाना है, आप तैयार कर जाएंगे। जब प्रेप लीव पे बैठेंगे तो प्रेप लीव पे ये आसानी से तैयार होगा दोबारा। और आज से ऑनवर्ड्स वैसे ही आपको कह दिया कि अब आप जो है वो जंगी बुनियादों के ऊपर आ जाएं, ऑन टोज रहें, जो टॉपिक पढ़ें उसको एग्जाम लेवल पे तैयार करें। किस लिए छोड़ना है अब किस चीज का इंतजार है, कौन सा रिजल्ट आना है, अब कुछ नहीं बचा, सब कुछ अब आपके सामने है, टारगेट आपके सामने है। 28 फरवरी वाला महीना वैसे 28 का होता है, 31 जनवरी ना जाइए, 1-2 फरवरी तक क्लासें खत्म हो जाएंगी, अब क्या बाकी रह गए, तो फिर उस वक्त आप क्या कुछ रिवाइज करेंगे बेटा। तो ये टर्म टेस्ट है, ये आपको इंशाल्लाह पास करवाएगा, सीरियस ले लो, देख लेना। बल्कि अच्छा हो गया कि ये टाइम थोड़ा सा मिल गया है, इसको स्पोर्ट्स डे की वजह से ना आगे किया ना हमने 1 दिन की वजह से, बहुत अच्छा हो गया, इसमें आप अच्छे से तैयारी कर लेंगे इंशाल्लाह। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इंक्लूड इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ 900 पेड ड्यूरिंग द ईयर। पहली बात तो ये है कि इन्होंने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो हैं ड्यूरिंग द ईयर जो पे किए हैं वो 900 के 900 ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में डाले हुए हैं। मेरे ख्याल से फिलहाल मैं लिख रहा हूँ कि उन्होंने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो प्रॉफिट लॉस से पड़े होते हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को 900 से डेबिट करके, कैश या बैंक, एक दोनों ही हो सकते हैं, ठीक है, कैश या बैंक कर लो, कैश कर लो, बैंक दोनों लिख लो, ये लो कैश या बैंक, 900 से क्रेडिट, ठीक है। पता नहीं अब ये रॉन्ग है या नहीं, अगर तो ये एक्सपेंसेस पूरे साल के ही हैं तो सही है, कोई मसला नहीं है, पढ़ते हैं आगे। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इंक्लूड इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ 900, इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ 900। एक बात तो बताओ, आगे बाद में देखते हैं। इंश्योरेंस प्रीमियम सिर्फ लिखा हो ना लिखा हो, ये 6 महीने का है, 3 महीने का है, साल का है, तो क्या अज्यूम करना चाहिए। इंश्योरेंस प्रीमियम की नॉर्म ये है कि सालाना ही पे होता है। अगर सिर्फ इंश्योरेंस प्रीमियम लफ्ज लिखा हो तो हमेशा अज्यूम करना है सालाना है, ठीक है। अगर कम अरसे का होगा,
क्वार्टर का है या हाफ ईयर का है तो वो खुद बताएगा आपको, वरना इंश्योरेंस प्रीमियम की नॉर्म जो है, इंश्योरेंस वाले हमेशा सालाना ही प्रीमियम लेते हैं, वो भी एडवांस में। साल शुरू होता है पहले प्रीमियम लेते हैं, ठीक है ना, फिर कवरेज देते हैं। ओके, अच्छा खैर बात कहां से कहां निकल गई। इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है ड्यूरिंग द ईयर 900 का, आउट ऑफ विच 200 pertains to owners residential premises। ये क्या है, यहां पर लिखें एक उसूल जिसको आप कैपिटल के लिए भी लिख लें, ड्राइंग्स के लिए भी लिख लें, हमेशा के लिए लिख लें, फिर यूज होते ही रहना है। अब इसमें लिखें आकर टॉप पे या बॉटम पे जगह मौजूद है सवाल के पर, आपके सफ़े के ऊपर, तो टॉप पे या बॉटम पे कहीं पे भी लिख लें, एक उसूल उर्दू में लिखें, लिखना शुरू करें। भाई टॉप बॉटम पे जगह खाली है पूरा से टेढ़ा करके तुमने करना है, बॉटम पे लिख लो, जहां मर्जी लिख लो, दिल करे, जैसे भाई जैसे दिल करे लिखें जी। पूरी बात लिखनी है, कैपिटल वाली भी और ड्राइंग वाली भी। अब ठीक है, पूरी बात, मतलब अब ये तो ड्राइंग्स वाला केस है, लेकिन मैं रूल पूरा ही लिखवा रहा हूं, ठीक है, कैपिटल वाला भी। तो लिखो, अगर बिजनेस की कोई लायबिलिटी या एक्सपेंस, अगर बिजनेस की कोई लायबिलिटी या एक्सपेंस, अगर बिजनेस की कोई लायबिलिटी या एक्सपेंस ओनर अपनी जेब से पे कर दे, ओनर अपनी जेब से पे कर दे, तो इसे कैपिटल इन्वेस्टेड कहते हैं, यानी कैपिटल क्रेडिट हो गया, ठीक है ना। अगर बिजनेस का कोई एक्सपेंस या लायबिलिटी ओनर अपनी जेब से पे कर दे तो इसे कैपिटल इन्वेस्टेड कहते हैं, यानी नया कैपिटल ले आया। ओके, और आगे लिखें, और अगर ओनर का कोई एक्सपेंस या लायबिलिटी बिजनेस पे कर दे, यानी बिजनेस के अकाउंट से पेमेंट हो जाए, देखें सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट है, ओनर अलग बिजनेस अलग। ओके, और अगर ओनर का कोई एक्सपेंस या लायबिलिटी बिजनेस से पे हो जाए तो इसे ड्राइंग्स कहते हैं, तो इसे ड्राइंग्स कहते हैं। ठीक हो गया जी, डन। यानी आप आगे चल के भी अगर कोई ओनर बिजनेस का कोई खर्चा अपनी जेब से पे कर देगा ना, तो आप कहेंगे यूं समझो कैपिटल ले आया घर से मजीद। और अगर बिजनेस ओनर का कोई खर्चा वगैरह पे कर दे पर्सनल नेचर का, तो हम कहेंगे फिर ओनर बिजनेस से पैसे निकाल के ले गए। मर्जी है ना उसकी, करवा सकता है, लेकिन हम तो रिकॉर्डिंग ही मार देंगे, कल भी बताया था। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस 900 में से 200 तो वैसे ही क्या है, इसके अगर दो हिस्से करें तो इस 900 में से 200 ड्राइंग्स, ठीक है। ओके, ये तो होगी ड्राइंग्स। अब फिर बाकी का 700 क्या होगा, वो फिर बिजनेस का कैपिटल। क्यों भाई, वो बिजनेस का खर्चा होगा, इंश्योरेंस, बिजनेस की इंश्योरेंस नहीं करवाते होते, तो वो 700 फिर बिजनेस का एक्सपेंस। ठीक है, ये इंश्योरेंस बिजनेस इंश्योरेंस है। ठीक है जी। अब अगली बात, अभी बात खत्म नहीं हुई। द पॉलिसी इज वैलिड अप टू 30 जून 2010। भाई हमारा ईयर कब एंड हो रहा है अभी, सॉरी, और खैर माफी दे दिया करो, कभी कभी माफी नहीं लफ्दी है। 31 दिसंबर 19। जी बच्चों, मैंने कहा कि अगर सवाल खामोश हो तो प्रीमियम को क्या अज्यूम करना है, सालाना। अब 200 तो हमने वैसे ही साइड पे कर दिया, बाकी बच गया 700। ये 700 रुपए कवर कर रहे हैं वो 6 महीने जो जाकर खत्म होने हैं 30 जून 2020 पर। हमारा साल तो 31 दिसंबर 19 पे खत्म हो जाना है, तो फिर 6 महीने इसमें से, ये सालाना है ना, अज्यूम यही करना है, 6, ये फिर सालाना होगा, ये 1 जुलाई से 30 दिन चलता होगा। तो 6 महीने, इस 700 में से 6 महीने ऐसे हैं कि जो प्रीपेड हैं और बाकी 6 महीने हैं जो एक्सपेंस। तो ये पूरी कहानी बनती है। ठीक है, 700 में से 6/12 यानी 350 ये प्रीपेमेंट है, और 6/12 बाकी का ये इंश्योरेंस एक्सपेंस है। ये है पूरी एडजस्टमेंट। एक्रूवल को इजी लेने वालों लग गया पता। अभी कहां आगे भी टॉपिक्स में आना है, इसमें कोई नहीं जान छोड़नी इसमें। ठीक है, तो हर टॉपिक ऐसे बच्चों ने ना, जिन्होंने पोस्ट रिजल्ट में ज्वाइन किया, तो मुझसे पूछते हैं जूम सेशन में, सर फिर कोई बात नहीं है, जो नया टॉपिक चल रहा है वो शुरू कर लें। मैं कह यार अजीब बात करते हो, वो टॉपिक नहीं पढ़ने है क्या? बिल्कुल लॉजिकल सीक्वेंस मत, रिवीजन में भी कभी मत छोड़ना। जब भी रिवीजन करना है, प्रेप लीव में 2 रिवीजन करनी है आपने जब, ठीक है, या जैसे मैंने यहां पर आपको टर्म टेस्ट के लिए रिवीजन दिए, जितना सिलेबस है तो वही तरतीब रखो जैसे तरतीब चली थी, पहले जो टॉपिक किया वो पहले करना है। ठीक है ना, और रिवीजन के लिए तो बैठोगे तो फिर तसल्ली वाली, तफसील वाली, लेक्चर वाइज रिवीजन करोगे।
तो हर लेक्चर का सीक्वेंस भी नहीं तोड़ते, क्योंकि एक चीज यहां पे पढ़ाई जाती है वो फिर 60वें लेक्चर में भी वो पहले लेक्चर वाली चीज इस्तेमाल हो रही होती है। ठीक है, अच्छा चले, तो जी ये है कहानी। टोटल में 200 तो ड्राइंग्स है और 700 में से 350 प्री पेमेंट है, एक एसेट है, और 350 एक्सपेंस है। ठीक है, तो ओरिजिनल एंट्री जो बनती है वो फिर क्या बनती है? ड्राइंग्स डेबिट, ड्राइंग्स डेबिट 200 से, ठीक हो गया। फिर प्रीपेड इंश्योरेंस, ये अब वहां पर कैलकुलेशन तो होगी थी लेकिन चलो 700 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 6, ये बन गया 350, और बाकी इंश्योरेंस एक्सपेंस है। अब वो ऑपरेटिंग एक्सपेंस को ही हिट करा देंगे ना, ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस में जो आनी है, बाकी 350 इंश्योरेंस एक्सपेंस है। बैंक से तो 900 ही पे हुआ है, वो 900 ही है। ठीक है ना, तोड़ के करना चाहो तो तोड़ के कर लो। ड्राइंग डेबिट बैंक क्रेडिट 200 और बाकी 700 की एंट्री अलग भी कर सकते हो। ये तो होना चाहिए था, लेकिन भाई साहब ने क्या किया हुआ है, ये किया हुआ है, वो कह रहा है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इंक्लूड इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ 900 पेड ड्यूरिंग द ईयर। उन्होंने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में 900 का 900 डाला हुआ है। ठीक है, ये बात समझ आई? ये बल्कि ये पूरी कहानी। 900 में से 200 ड्राइंग्स, 700 बिजनेस की इंश्योरेंस, उसमें से 350 प्री पेमेंट, 350 इंश्योरेंस एक्सपेंस। एंट्री होनी चाहिए थी ये, लेकिन भाई साहब ने एंट्री करी हुई है सिर्फ ये। अब करेक्शन करनी है तो अब यहीं से देख लो, ये ओरिजिनल होना चाहिए था। ड्राइंग से 200 प्री पेमेंट, 350 इंश्योरेंस एक्सपेंस, 350 900 सीक्रेट बैंक हो गया ऑपरेटिंग एक्सपेंस डेबिट। अब सही करना है तो ड्राइंग्स डेबिट होनी थी, नहीं हुई, कर लो। प्री पेमेंट डेबिट होनी थी, नहीं हुई, कर लो। एक्सपेंस 350 से डेबिट होना था, हो गया 900 से डेबिट, ज्यादा डेबिट हो गया, सही करने के लिए क्रेडिट कर लो। तो एक्सपेंस 900 से डेबिट हो गया, होना था सिर्फ 350 से, कितना ज्यादा डेबिट हो गया, तो 550 से क्या कर दो इसको क्रेडिट। बैंक क्रेडिट होना था 900 से, हो गया कुछ भी ना। अब ये रेक्टिफाइंग एंट्री है हमारी, इसको पोस्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले ड्राइंग्स डेबिट। अच्छा, वो ड्राइंग्स तो वैसे ही सही करनी थी हमने। ये जो ड्राइंग्स नजर आ रही हैं, भाई किसी ने पिक्चर अगर यूं लेनी थी, ये किसी ने अगर यूं पिक्चर लेनी है तो वो ले लें। ठीक है, इसके अंदर वो 900 की कहानी भी पूरी आ रही है। ठीक है ना, होता है ना इस तरह से, ज्यादा अच्छा समझ आ रहा है। ये ओरिजिनल और रॉन्ग, एक मिनट पिक्चर वालों, ये रॉन्ग है। ठीक है, रेक्टिफाइंग एंट्री तो फिर हो ही जाती है देखकर। ठीक है, अच्छा जी, अब बैलेंस शीट के फेस पर ड्राइंग्स गलत जगह पड़ी हैं, उनको तो वैसे ही उठा के हमने कैपिटल में से माइनस करना, लेकिन वो फिगर भी गलत है, उसमें 200 रुपए ऐड भी करने। रेक्टिफाइंग एंट्री कहां गई वो बाद में देखते हैं, पहले तो देखो ड्राइंग्स कितनी नजर आ रही हैं, 1400 की। इनको उठा लो, ये अनएडजस्टेड है। फिर ड्राइंग्स पहले लिखा हूं मैं, वो एसेट्स में उन्होंने रखी हुई है, हमने वहां पर नहीं शो करनी एसेट्स में, हम तो इसको ले आएंगे यहां पर, लेकिन हम यहां पे आकर कहेंगे यार ये तो अनएडजस्टेड हैं 1400, ये बाद में। ठीक है, अब रेक्टिफाइंग एंट्री की तरफ चलते हैं। रेक्टिफाइंग एंट्री में 200 ड्राइंग्स में क्या हो गया, डेबिट। ड्राइंग्स डेबिट नेचर की चीज है, मतलब ऐड कर दें। फिर प्रीपेड इंश्योरेंस नाम का एक एसेट वजूद में आया, जो पहले था ही नहीं। देखो करंट एसेट में नजर आ रहा है कहीं पे। अब ये ना कहना स्टॉक में या ट्रेड रिसीवेबल में पड़ा होगा, नहीं वो तो था ही नहीं ना, सीरियस उसने तो एक्सपेंस बनाया हुआ था सारा, तो अब इसको किसी में ऐड करने की जरूरत नहीं है, अलग से ही इसको पेस्ट कर दें जाके एसेट्स में। यहां पर लिखो प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड इंश्योरेंस 350 यहां पे लाकर लिख दिया मैंने बाहर। ठीक है, बातें करी जाओ तुम, चुप ना हो बेहया। अच्छा नहीं सर, हम तो हया वाले हैं, तो हया वाले, ये उस्ताद का कहना वैसे ही होता है। अच्छा जी सुने, ड्राइंग्स डेबिट हो गई, प्रीपेड इंश्योरेंस डेबिट हो गई, एक्सपेंस क्रेडिट करना है, एक्सपेंस क्रेडिट करना है। एक्सपेंस के क्रेडिट होने से प्रॉफिट बढ़ेगा, एक्सपेंस कम हो रहा है ना तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा। एडजस्टमेंट नंबर 6 है, 5 तो आई नहीं थी जी, 550। चलो शुक्र है, अच्छे दिन भी शुरू हुए, प्रॉफिट में कुछ एडिशंस भी शुरू हुई। ठीक है, ये एडजस्टमेंट इज ओवर। कोई मसला है तो पूछ सकते हैं आप। अगली दोनों एडजस्टमेंट बहुत आसान है, इसलिए यहां तक को मसला है तो पूछ लें। तो कोई मुश्किल एडजस्टमेंट भी होती है, वैसे तो एक्रूवल वाली भी मुश्किल नहीं है, 1-2 बार होने की देर होती है बस। अब ये मुश्किल तरीन केस यही था कि बीच में ड्राइंग्स भी आ जाएं, वो भी आपने देख लिया। चलें आगे।
An upgradation of a plant to improve quality and efficiency was completed on यकम जुलाई 2019। इसका मतलब यकम जुलाई 2019 पर आपने फिक्स एसेट डेबिट करके कैश क्रेडिट करना है। ये बात समझ आइए? क्यों 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 मैंने कहा फिक्स एसेट को डेबिट करना है? फिक्स एसेट को डेबिट क्यों करना है? होना चाहिए, ठीक है? क्यों? कैपिटलाइज होना चाहिए, ऐसा अपग्रेड जो एफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी, आउटपुट वगैरह बढ़ा दे, ठीक है? कैपिटल एक्सपेंडिचर है तो इसको तो हमें करना चाहिए डेबिट एसेट में। अब नाम वही यूज कर लिया करो जो सवाल में गिवन हो। सवाल में लिखा हुआ फिक्स एसेट, तो आप भी यही लफ्ज इस्तेमाल कर लो कि यकम जुलाई 19 पर फिक्स एसेट डेबिट कैश क्रेडिट होना चाहिए एट अ कॉस्ट ऑफ 2500 से आपका फिक्स एसेट डेबिट कैश क्रेडिट होना चाहिए। द कॉस्ट वॉज, ओ थोड़ा भला हो जाए, द कॉस्ट वॉज चार्ज टू रिपेयर एंड, ठीक है? यानी आपने एक एसेट को गलती से एक्सपेंस बना दिया। करना था फिक्स एसेट डेबिट कैश क्रेडिट, कर गए रिपेयर एक्सपेंस डेबिट कैश। आसान एडजस्टमेंट है, शायद ओरिजिनल रॉन्ग की भी जरूरत आपको ना पड़ती पर्चे में, ऐसी भी होती है एडजस्टमेंट। फिक्स एसेट डेबिट कैश या बैंक क्रेडिट करना था 25 से, कर गए रिपेयर एक्सपेंस डेबिट कैश या बैंक क्रेडिट। अब सही करने के लिए फिक्स एसेट डेबिट होना था, नहीं हुआ, कर लो। रिपेयर गलत डेबिट हो गया, सही करने के लिए क्रेडिट कर लो। बैंक क्रेडिट होना था, हो गया, कुछ ना करो। लेकिन एसेट आएगा तो डेप्रिसिएशन भी लाएगा, एसेट बढ़ रहा है तो डेप्शन को भी बढ़ा दो। डेप्शन बढ़ाने की एंट्री डेप्शन एक्सपेंस डेबिट, अक्यूमुलेटेड डेप्शन क्रेडिट कर दो या एसेट क्रेडिट कर दो। ये तो दोनों एंट्रीज आपको पता ही है, हो सकती है, ठीक है? तो मसला यह है कि रेट नहीं गिवन। जी हाँ, रेट गिवन है 20% डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, लेकिन पहला साल है, डिमिनिशिंग भी है तो टेंशन नहीं है, हाँ, ठीक है? कॉस्ट पर ही रेटें लगना, रेजिडुअल वैल्यू तो वैसे ही होती भी तो माइनस में होती। खैर 2500 इंटू 20% इंटू यकम जुलाई 19 से 31 दिसंबर 19, डेट ऑफ एरर से ईयर एंड तक 6 महीने, तो 250 से डेप्शन एक्सपेंस डेबिट और अक्यूमुलेटेड डेप्शन या एसेट क्रेडिट कर दो। मैंने पहले ही स्टार्ट में बताया, फिक्स एसेट अगर उसने नेट करके बुक वैल्यू बनाया हुआ है तो हम भी बुक वैल्यू पे बनाएंगे, और अगर उसने इसको अलग अलग रखा तो हम भी अलग अलग रख लेंगे। तो अब इकट्ठा है ना, तो फिर एसेट का तो इंपैक्ट एसेट को जाना ही है, डेप्शन का इंपैक्ट भी डायरेक्ट एसेट को डाल दो। आइए सेट में यही काम किया करेंगे, ये काम इसलिए सीखो अभी से, ठीक है? तो ये हमारी रेक्टिफाइंग एंट्री है। जाने लगे जी, जाग जाए, सोने वाले सारे जाग जाए। फिक्स एसेट 2500 से डेबिट हो रहे हैं, तो मतलब मिस्टर फिक्स एसेट यू आर ऑल्सो वरॉन्ग, यू आर ऑल्सो वरॉन्ग। चलो शाबाश, चलो। और दूसरा तो कोई बाकी तो एक्सपेंस हीट हो रहे हैं, ठीक है? तो 22,590 अनएडजस्टेड है, ले आओ 22,000। तो ये सारी ब्लू फिगर्स ना अनएडजस्टेड है, 22,590 जो गिवन थी, हम इनको सही कर रहे हैं ब्लैक एडजस्टमेंट्स के साथ, ठीक है? ब्लू फिगर्स को शुरू करें जी, करें शुरू। फिक्स एसेट 2500 से डेबिट और एक्सपेंस क्रेडिट। एक्सपेंस क्रेडिट मतलब कम हो रहा है, एक्सपेंस का कम होना, प्रॉफिट का बढ़ना, दिन चल रहे हैं, ठीक है? तो सही है ना? तो फिक्स एसेट डेबिट कितने से? 2500 से। डेबिट मतलब बढ़ा दो, एसेट है, डेबिट नेचर की चीज। और एक्सपेंस क्रेडिट, जोन सा भी रिपेयर एक्सपेंस, हमारा तो प्रॉफिट पड़ा है, हमने उसको हिट करना है, तो जोन सा भी एक्सपेंस है, बस वो एक्सपेंस क्या हो रहा है? क्रेडिट मतलब कम। एक्सपेंस के कम होने से प्रॉफिट बढ़, तो प्रॉफिट को बढ़ाओ। एडजस्टमेंट नंबर 7 और 2500। सुभान अल्लाह, ठीक हो गया जी, पहला हो गया काम। नेक्स्ट, ओ थोड़ा सा फिर दुख आया, डेप्शन एक्सपेंस भी बढ़ गया। एक्सपेंस के बढ़ने से प्रॉफिट कम, लेकिन दूसरी तरफ प्रॉफिट बढ़ा अच्छा खासा है, 2500 से बढ़ा, 250 से कम हो रहा है। तो एक्सपेंस डेबिट और एसेट क्रेडिट। एक्सपेंस डेबिट मतलब एक्सपेंस बढ़ गया, एक्सपेंस के बढ़ने से प्रॉफिट कम। ये एक एडजस्टमेंट के दो इंपैक्ट्स हैं, ठीक है? तो 250 से एक्सपेंस कम हो गया। एडलेस करते हुए ध्यान करना, देखो ये सारे पॉजिटिव आ गए, फिर नेगेटिव आ गए, कोई मसला नहीं, अलग अलग करने की होती है, बस तरतीब से लिखते जाओ, ठीक है? अच्छा जी, डेप्शन एक्सपेंस का डेबिट ये आ गया, और एक्यूमुलेशन क्रेडिट करने की बजाय एक्यूमुलेशन का बढ़ना, एसेट की कमी, एक ही बात होती है, ठीक है ना? तो चूंकि वो नेट में दिया हुआ है तो हम भी नेट ही रखेंगे, तो हम डेप्शन एक्सपेंस डेबिट एसेट, ये एंट्री भी तो सीखी हुई है ना डेप्रिसिएशन की। डेप्शन एक्सपेंस डेबिट एसेट क्रेडिट, डेप्शन एक्सपेंस डेबिट अक्यूमुलेटेड डेप्शन क्रेडिट से पहले ये वाली एंट्री सिखाई थी, ये ऑब्वियस थी चौथे पांचवें दूसरे तीसरे लेक्चर में, कि असल तो एंट्री होती है डेप्शन एक्सपेंस डेबिट एसेट क्रेडिट, लेकिन बेटर प्रेजेंटेशन क्या है? डेप्शन एक्सपेंस डेबिट अक्यूमुलेटेड डेप्शन क्रेडिट करो। तो ये तो इससे भी पहले सीखी हुई एंट्री है, सही है? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत काम किया आज हमने, बाकी वैसे किया है, रोज ही करते हैं, लेकिन मैं बात इस तरह से करता था, बच्चों ने कहा ऐसे नहीं कहा करें सर, हमें स्ट्रेस शुरू हो जाता है। मैंने सोचा वाकई हो जाता होगा इस तरह से, ठीक है? बच्चे कहते हैं सर कुछ पढ़ ही नहीं रहे हम। ले जी आखिरी एडजस्टमेंट भाई, आखिरी एडजस्टमेंट भाई, आखिरी एडजस्टमेंट। टोटल सेल्स ऑफ 26 दिसंबर एज पर सेल डे बुक वॉज पोस्टेड टू लेजर एज इतना। देखो जी, देखो ये
एग्जाम्पल से पढ़ा था कि सेल डे बुक से कंट्रोल अकाउंट्स में अगर कोई एडजस्टमेंट गलत जाती है तो उसका इंपैक्ट सस्पेंस पे पड़ेगा। याद है ना, पढ़ी हुई बातें हैं। अब ये पास पेपर का हैवी किस्म का सवाल था जो हमने सारा किया, आप लोगों ने किया है। और जिन बच्चों ने घर पे किया हाथ खड़ा करें जिनका कम अज कम 50% सही था। इससे ज्यादा वाले भी उसमें ही है। हाँ, 50, 60, 70, 80, 100% वाले सारे, तो कम अज कम 50% सही था, हाथ खड़ा करें। ये ऑलमोस्ट जितने बच्चों ने होमवर्क के लिए हाथ खड़ा किया था उनका सही भी था। तो इससे ज्यादा कॉन्फिडेंस आपको और मैं नहीं दे सकता। जिन्होंने होमवर्क नहीं किया उनको ये कॉन्फिडेंस कभी नहीं मिल सकता, ठीक है ना। हम तो होमवर्क करना शुरू कर दें। ऐसे मार्क्स इंटू 1.8 करके कितने बच्चों ने सही आई कैप एग्जाम तारी करके खुद पे सवाल को किया था, वो हाथ खड़ा करें। अल्लाह आप लोगों को खुश रखे। अच्छा जी, टोटल सेल ऑफ 26 एज पर, चुप, एज पर, साथ ही बातें शुरू हो जाती हैं। टोटल सेल ऑफ 26 एज पर सेल डे बुक वॉज 167। दिस वॉज पोस्टेड इन ट्रेड रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट एज 671। भाई सेल 167 होनी थी रिकॉर्ड, लेकिन हो गई, यानी एंट्री होना चाहिए थी डेटर डेबिट सेल क्रेडिट 167 से, लेकिन एंट्री हो गई डेटर के अकाउंट में 671 से डेबिट। अब सेल के बारे में चुप है ना, तो वो सही होता है, तभी तो सस्पेंस क्रिएट हो, ठीक है। तो देखो टोटल 167 था। दिस वॉज पोस्टेड इन ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट एज 671। तो सेल के बारे में खामोश है ना, तो रॉन्ग एंट्री वजह से एंड के बारे में खामोश है, तो सही अज्यूम करते थे ना। तो फिर होना चाहिए था डेटर डेबिट सेल क्रेडिट 167 से, लेकिन डेटर 167 की बजाय 671 से डेबिट हो गया, सेल 167 से क्रेडिट, ठीक है। अब सही करने के लिए क्या करोगे, डेटर डेबिट होना था 167 से ज्यादा डेबिट हो गया, सही करने के लिए दोनों का डिफरेंस लेके एसेट को क्रेडिट कर दो। तो 167 और 671 का डिफरेंस कितना है जी, 504 से डेटर ज्यादा डेबिट हो गया, सही करने के लिए क्रेडिट कर दो। सेल तो सही क्रेडिट हुआ, तो सही करने के लिए फिर जरा सस्पेंस को डेबिट करो। वैसे ये बात उसने आगे बता भी दी थी, इसने कहा था कि ट्रायल बैलेंस ट्रायल बैलेंस में जब फर्क आ गया ना इस वजह से, तो वो हमने सस्पेंस में डाल दिया था। हमने कहा यार तुम ना भी बता दो, हमें पता था तुम्हारी बैलेंस शीट में सस्पेंस नजर आ रहा है, तुम्हारे ट्रायल में भी आया होगा, तुमसे वहां भी बात नहीं काबू आई, तुमने बैलेंस शीट में भी सस्पेंस आया हुआ था, हमें पता है तुमने ऐसा कुछ किया है, ठीक है। करेक्शन हो गई। सस्पेंस डेबिट, डेटर क्रेडिट ऑलरेडी ओपनड है दोनों, ठीक है। तो सस्पेंस हमारे पास क्रेडिट नेचर में आ रहा था, उसके डेबिट का मतलब कम करना है, ऐसे ही है। तो सस्पेंस डेबिट कितने से 504 और डेटर क्रेडिट मतलब माइनस 504। एडजस्टमेंट्स आर ओवर। अब एक नजर तसल्ली के लिए जरा डाल लें बैलेंस शीट पे कुछ रहा तो इधर देखो, अदर इंफॉर्मेशन में पीरियोडिक सिस्टम यूज करते हैं बताया था, और रेट बताया था, ये भी यूज हो गया। तो सारी एडजस्टमेंट्स हो चुकी हैं, ठीक है। अब बैलेंस शीट को एक नजर देखते हैं। फिक्स एसेट भी हमने, ये सब येलो जो है हमने उठा लिए हैं, ठीक है, उठा लिए। ये टोटल तो उठाने नहीं। ओपनिंग कैपिटल रह गया था, चल भाई ओपनिंग कैपिटल, चल मेरा भाई आजा। ओपनिंग कैपिटल कितना है 32,240। उसके बाद नेट प्रॉफिट उठा के ले गए थे, ये तो टोटल है। ये एक इनकम इन्होंने लायबिलिटी में शो की हुई थी, गलत है। लायबिलिटी से निकालो, लायबिलिटी को यहां से निकालते हुए क्या करोगे, क्रेडिट है, डेबिट करोगे खाली, और सही है। ये लायबिलिटी नहीं है भाई, इनकम है, लायबिलिटी में पड़ी है, निकालो, डेबिट करो और इनकम बनाओ, क्रेडिट करो, यानी लायबिलिटी डेबिट होकर खत्म और इनकम क्रेडिट होकर प्रॉफिट बढ़ जाएगा। इनकम क्रेडिट मतलब इनकम बढ़ गई, तो ये कोई एडजस्टमेंट नहीं है, सॉरी, बल्कि ये डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम है जो गलती से बैलेंस शीट में लायबिलिटीज में नजर आ रही थी। क्रेडिट था ना, लायबिलिटी भी क्रेडिट होती है और इनकम भी क्रेडिट होती है, तो गलती से लायबिलिटी में लिखा हुआ था, वहां से निकाला हमने, डेबिट करके जीरो किया और यहां पे रिकॉर्ड कर लिया इनकम में, ठीक है। बोलो 480, ये पॉजिटिव है, ठीक है। अब सवाल खत्म हो गया है। अब एडजस्टेड प्रॉफिट आप लोगों ने बताना है, सब बच्चे एडजस्टेड प्रॉफिट यहां से, ये पॉजिटिव है, ये 4 नेगेटिव है, फिर 3 पॉजिटिव, फिर 1 नेगेटिव, फिर 1 पॉजिटिव। लो जी, पता नहीं कितना 9,360 का प्रॉफिट निकाला होता, गलतियां सही की तो कम हो गया, शुक्र करो भी कुछ पॉजिटिव आ गया, नहीं तो मैं समझा लॉस वाल चल जाएगा पिछली क्लास में। खैर 5174 इज द एडजस्टेड प्रॉफिट, 5174। तो ओपनिंग कैपिटल प्लस नेट प्रॉफिट, लेस होंगी ड्राइंग्स। चलें जी, अब ऐसा करते हैं, टोटल्स कर लेते हैं, सवाल खत्म हो गया। फिक्स एसेट का टोटल बताएं, 840, ये एडजस्टेड फिगर आ गई, ठीक है। स्टॉक याद है 14,000 होना चाहिए था, देखो 14,000 हो गया, 18,586 3350 इसका टोटल आ गया, और ये 350 था, ठीक है जी। ग्रैंड टोटल की जरा जगह नहीं बन रही, 32,240 को नीचे लाओ थोड़ा सा। अच्छा जी, ग्रैंड टोटल 61126। पिछली क्लास में बड़ी टेंशन थी, बराबर होता है नहीं होता, लेकिन पिछली क्लास में हो गया था, अभी कोई टेंशन नहीं। पिछली बच्चों का था जिक्र पे लग जाओ, बैलेंस शीट टैली हो जाए,
जी ओपनिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट एडजस्टेड 5174 वर्किंग 1 से आ गया। ड्राइंग्स भी सही कर 1600 कर दी आपने, 5174 और 1600 ड्राइंग्स माइनस, ऐसे डिब्बा बनाया करते थे ना आप, ओपनिंग कैपिटल प्लस नेट प्रॉफिट लेस ड्राइंग्स बचपन में इंट्रो में, वो इस तरह का डिब्बा भी बना दिया देखो आपके लिए जी। 35814 ट्रेड पेबल्स 23132 सस्पेंस जीरो हो गया। सुभान अल्लाह, हमारी अकाउंटिंग में सस्पेंस कहाँ बचता है जी, लेकिन पर्चे में बच भी जाए तो खैर है, टेंशन ना लेना, बस नंबर मिल ही गए। 1 2 3 चीजें टोटल करके 26। पेपर में टैली ना करें, मेरा भी कभी नहीं किया, पास हो गया, क्वालिफाई कर गया, फिर इससे कुछ नहीं होता। उसी तरह से फिर 5-7 मिनट ही रह गए, चलो जल्दी से। अगला सवाल 18 है, ये आपके होमवर्क में है। मून मार्ट पास पेपर 18, ये होमवर्क में है। टाइमथी मैंने फिलहाल छोड़ दिया है। मून मार्ट 18 पास पेपर 18 मून मार्ट होमवर्क में है, और पास पेपर 15 सिब्बी ब्रदर्स ये भी होमवर्क में है। पास पेपर 15 पेज 175 पे सिब्बी ब्रदर्स, पास पेपर 18 मून मार्ट पेज 178। अब आ जाएं जी लेक्चर नोट्स पे। किसकी तस्वीर में आनी है? वो बस सवाल उधर किया हुआ मैंने। हाँ वो तस्वीरें बना लें, हाइब्रिड वालों ने बना ली तस्वीर। उधर ही रखें अभी। जी ले आए आमिर भाई, अब इधर पहले से ही आए हुए थे। अच्छा बच्चों, पेज नंबर 478 है आपकी किताबों का। इसमें IS2 की रिवीजन आज स्टार्ट करते हैं। कोई खास काम नहीं करवाया। आप में से कितने ऐसे बच्चे जिन्हें इन्वेंट्रीज के स्टैंडर्ड का नाम भी कभी नहीं सुना? निकल जाए क्लास से। तुमने नहीं सुना हुआ? सही बताओ, हैं तुमने वाकई नहीं सुना हुआ? पिछले 1.5 साल से तो तुम्हें मैं देख रहा हूं। निकल जाओ क्लास से, कल से ना आना, आज बैठ जाओ। अगर समझ आए तो फिर कल से बैठ जाना, ठीक है? अच्छा, और कौन है? अच्छा जी सुने, जिन बच्चों ने कभी नहीं ना नाम सुना इन्वेंटरीज का, बेटा ये खामोश हो जाएं। बेटा प्लीज, क्लास में ही है ना आप भी। जब मैं कह रहा हूँ चुप हो जाएं तो आप भी चुप हो जाएं। जितने को जरूरत है इन्वेंटरी की, तो तकरीबन कल का पूरा दिन लगना है, परसों का भी शायद आधा दिन लग जाए, कुछ सवाल भी साथ साथ कर रहे होंगे, ठीक है? तो वो अपनी जरूरत के मुताबिक मैं सिखा लूंगा। बाकी जिन्होंने कभी नहीं सुना वो फिर क्या करने आए हुए हैं, जाएं। अच्छा, आज को खास काम नहीं किया, सिर्फ इन्वेंट्री कार्ड आपने बनाना सीखा हुआ है इंट्रो में, वही दोबारा बनवाया, ठीक है? इन्वेंट्री कार्ड किस सिस्टम में बनता है मैंने नहीं बताया, वैसे परपेचुअल में बनता है पर मैंने बताया नहीं है, ठीक है? उसके बाद इन्वेंट्री कार्ड किस लिए यूज होता है? ये सिर्फ कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक निकालने के लिए हम यूज करते हैं। बाकी क्या सिस्टम में कैसे, दूसरे में क्या होना है क्या नहीं होना, ये सारी बातें कल आ जाएंगी। आज जबरदस्ती इसलिए स्टार्ट किया इसको, अगर आज स्टार्ट ना करते तो कल मैंने मून मार्ट शुरू कर देना था आके, और मैंने सिबी शुरू कर देना था, और ये फिर रह जाना था। मेरा दिल है कि इसको जरा हम कर लें भाई साहब, ठीक है ना? तो इसलिए मैंने आज शुरू कर दिया। सिर्फ एक कार्ड बनाया है, FIFO फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के अंडर बनाया है, ठीक है? और एवको से मैंने बच्चों कहा है जिनसे बन सके वो बना लाएं, मैंने तो कल बनवाना ही है, ठीक है? तो एक सवाल है उमर लिमिटेड, वो यूज कर रहा है परपेचुअल, लेकिन मैंने वो बात छुपा दी, ठीक है? हाँ, यहाँ पे ब्लैक के नीचे लिखा हुआ है, आप किताबों में अगर देखेंगे तो। बिगिनिंग इन्वेंट्री ऑफ टूथपेस्ट एंड डाटा परटेनिंग टू परचेज एंड सेल ड्यूरिंग फरवरी 12 आर शोन बिलो। उमर जो है वो टूथपेस्ट बेचता है, उसके पास ओपनिंग स्टॉक है, परचेजेस का डाटा है डेट वाइज, और सेल का डाटा है डेट वाइज। रिक्वायरमेंट छोड़ो, रिक्वायरमेंट मैं बता रहा हूँ, सिर्फ कॉस्ट कार्ड बना रहे हैं अभी हम, इन्वेंट्री कार्ड भी कहते हैं इसको। इन्वेंट्री कार्ड यूज होता है क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट निकालने के लिए, और इसका फॉर्मेट आपके सामने है। इसमें 3 कॉलम्स होते हैं, पहला परचेजेस का, दूसरा सेल्स का जिसको कॉस्ट ऑफ सेल भी कल कह लेंगे, तीसरा बैलेंस का। ये 3 कॉलम्स हैं जिनके अंदर क्वांटिटी पर यूनिट कॉस्ट अमाउंट, क्वांटिटी पर यूनिट कॉस्ट अमाउंट, क्वांटिटी पर यूनिट कॉस्ट और अमाउंट आ रही है हर एक की।
यानी कि इस पूरे कॉस्ट कार्ड में सेलिंग प्राइस की कोई जगह, कोई था, कोई जय नहीं है। इसमें मैंने जानबूझ के इसलिए लिखा है, यहां पे मैंने रेट भी लिख सकता था, यहां पे रेट लिख, क्वांटिटी इनटू रेट लिख सकता था, लेकिन क्या लिखा, पर यूनिट कॉस्ट। इस पूरे कॉस्ट कार्ड में कहीं पर सेलिंग प्राइस की जगह नहीं होती, ठीक है, ये याद रखना है। अब FIFO मेथड है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आए वो पहले बिकने हैं, ये असम्पशन के ऊपर ये वाला कार्ड बनना है। कैसे बनेगा देखते हैं। सबसे पहले नजर आ रहा है हमें यकम फरवरी पर ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक मुझे देखकर बताएं इन तीनों में से कौन से कॉलम में गिरेगा। परचेज नहीं है, सेल नहीं है, ठीक है, बैलेंस है, ठीक है। तो यकम फरवरी 5 यूनिट्स पड़े हैं, हर एक 28 का है, तो टोटल 140 का स्टॉक हमारे पास पहले ही दिन पड़ा था। फिर ये यकम फरवरी पे भी यही रहा, 2 पे भी यही रहा, 3 पे भी यही रहा, और 4 की सुबह हमने कहा यार बिक नहीं रहे, पर टूथपेस्ट बिक नहीं रहे, लगता है लोगों को नजर नहीं आ रहे, थोड़े से और खरीद लाएं, तो 5 यूनिट हम और खरीद लाए। लेकिन इन्फ्लेशनरी इकोनॉमी है, अब की हमें परचेज जो करने गए तो मिले 32 के। अब ये परचेज है तो कौन से कॉलम में आएगा, तो 4 फरवरी को 5 यूनिट्स खरीदे, हर एक 32 का। अब चूंकि ये फर्स्ट इन फर्स्ट आउट वाली असम्पशन पे बना रहे हैं, तो सबको अलग रखना है। जो 5 पहले पड़े थे वो 5 अलग से ही नजर आते रहे, और जो नए आए हैं इनको मिक्स नहीं करना, अलग अलग रखना है, ताकि फर्स्ट इन जो हुए उन्हें फर्स्ट आउट करने में आसानी हो, ठीक है। 32 कल इंशाल्लाह जब एफको करेंगे ना, तो यहां पर फिर इकट्ठा कर दिया करेंगे उनको, वो कल मैं करवाऊंगा। लेकिन जिनसे हो सके, जिनको याद है, जिन्होंने पढ़ा हुआ है ना इन्वेंट्री, वो घर पे एफको से भी ये कार्ड बना लाइएगा इस सवाल का, ठीक है। मैं कल खुद भी बनवाऊंगा, लेकिन पहले आपने बनाना है जी। 160 ठीक हो गया। फिर आगे देखते हैं, बनाना इसको डेट वाइज है, वो फिर भी नहीं बिक रहे, कहने लगता है लोगों को नजर नहीं आ रहे। 18 फरवरी को जाके और खरीद लाया, 10 यूनिट, अब के 34 के मिले, तो फिर परचेजर के कॉलम में आए हम, किस दिन जी, 18 फरवरी को 10 और खरीद लाया, 34 के हिसाब से 340। अब स्टॉक की पोजीशन क्या है, 5 28 वाले पहले से पड़े थे, 5 32 वाले भी पड़े थे पहले से, और 10 34 वाले भी भाई साहब ले आए। ये ना हमारे स्टॉक की पोजीशन होती है। यकम फरवरी को 5 यूनिट्स पड़े, 2 3 को भी 5 ही पड़े थे, 4 को फिर और आ गए, अब 4 की शाम को 10 पड़े, 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 तक ये 10 ही रहे, फिर मजीद आ गए, बिका कोई नहीं ना, फिर 10 आ गए, और अब 20 हो गए हैं। अब 18 फरवरी की रात को घर जा रहे हैं तो 20 यूनिट्स हैं, और घर जाके घरवाली को भी कह रहा है बिक नहीं रहे, को तू भी नफल पढ़, आजकल तो नफल भी दुनिया के लिए पढ़ते हैं हम लोग। खैर अल्लाह पाक ने फजल किया और 19 फरवरी को 8 यूनिट्स बिक गए, ठीक है। अब बिक गए हैं तो कौन से कॉलम में, ठीक है, लेकिन फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, तो सबसे पहले इन कौन से हुए थे, 28 वाले 5, तो सबसे पहले इन्हीं को कर देंगे हम आउट, तो 5 28 वाले, और मजीद 3 इन 32 वालों में से निकल जाएंगे 96। अब बाकी क्या बचा, 32 वालों में से 2 बच गए, और ये 34 वाले सारे ही अभी पड़े हुए हैं जी, 64 और 340, समझ आई। लेकिन इधर देखो, मैंने सेल में, इधर देखना जरा, सेल में इस 60 को लिफ्ट नहीं कराई, ना ना ना, यहां पे आना ही नहीं, क्योंकि इस पूरे कार्ड में सेलिंग प्राइस की कोई जगह नहीं, ये कॉस्ट निकालने के लिए है। इंशाल्लाह कल पूरी इन्वेंट्री, सारा लेक्चर उम्मीद है वही रिवाइज करेंगे। सवाल शायद एक आधा मैं छेड़ दूं, कोई आप मून मार्ट करके आए, मैं देखूं यार इसको डिस्कस कर लें, वो भी साइड पे हो जाए, लेकिन बेसिकली कल हमारा काम ये इन्वेंट्री पर ही है। दोनों सिस्टम भी पढ़ाऊंगा, पीरियोडिक क्या, परपेचुअल क्या, उसकी एंट्री सिखाऊंगा, सारा कुछ करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। तुम बेशक ना आना, अच्छा आ जाना, आ जाएगी समझ इंशाल्लाह। और आखिरी बात, 27 फरवरी, अब खुशियां देखो उसकी, 8 यूनिट बिक गया बाजार से 20 खरीद लाया, इस बार 40 के मिल रहे थे, ले आया। डेट वाइज बना रहे हैं, डेट वाइज। तो 27 फरवरी को, ये जरा नहीं भी समझ आया तो कोई बात नहीं, घर जाके देखोगे तो समझ आएगा इंशाल्लाह, बाकी कल फिर मजीद देख लेंगे। 27 फरवरी को 20 यूनिट खरीद लाया, 40 के हिसाब से 800 रुपए। अब स्टॉक की पोजीशन क्या है, 2 32 वाले पड़े थे, 10 34 वाले पड़े थे, और भाई साहब 20 40 वाले भी उठा लाए। और उम्मीदें लग गई थी ना, लोगों ने सोसाइटी के अंदर दांत साफ करने शुरू कर दिए थे, तो 28 फरवरी को इकट्ठे 24 यूनिट बिके। आगाही मुहिम, कमांडर सेफ गार्ड कार्टून लगे रहे, तो 28 फरवरी को कितने यूनिट बिक गए, 28 नहीं 24 बिके हैं। तो सबसे पहले ये 2 गए, फिर ये 10 भी गए, और 20 में से भी कुछ जाएंगे। तो सबसे पहले तो इन 2 को निकालो, फिर 10 को निकालो, और ये कितने हो गए, 12, टोटल बिके हैं 24, तो इन 20 में से भी 12 गए, 480। अब बच कितने गए, 20 में से 8, 40 वाले 320। दिस 320 इज कॉल्ड कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, दिस इज कॉल्ड कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक।
ठीक है बच्चों, तो ये परपेचुअल सिस्टम है जिसमें इस तरह से स्टॉक निकलता है। आपने ना एवको मेथड यूज करना है, अगर किसी को आता है, जिसको नहीं आता वो कल का इंतजार करे, कल क्लास में तशरीफ लाएंगे तो इंशाल्लाह ये भी हो जाएगा। तो होमवर्क में पास पर 18 और 15 है, और उसके साथ ही इसको कोशिश करना जिसको बनाना आता हो एवको से इसको बनाकर है। जिंदगी रही तो कल होगी मुलाकात। अल्लाह हाफ़िज़।